भगवान भी आकर के हमारे सामने प्रकट होके कहें कि चलो भाजपा में, हाँ, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। मंच पर तो राजभर जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन असल में वो चाहते थे कि उनके हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग हो, उनके हिसाब से नियुक्तियां हो, वो पैसा कमाए। एक बार मायावती जी ने कहा कि सभी पदों पर खाली अब चमार रहेगा, जाटव रहेगा। ये मीटिंग में कहा तो वहाँ मीटिंग में मैं खड़ा हो गया। मायावती जी ने हमको बुलाया, तुझे सपा के खिलाफ वोट देना है। सपा से कितनी सीटों पे बात चल रही है? एक आपका और बयान बड़ा अध्यक्ष जी चर्चा में आया, जितना खर्चा बीजेपी 2 महीने में करती है उतने का शराब पी जाते हैं हमारे बिरादरी वाले। फिर जब अमित शाह की रैली वहां लगवाए, मंच पे हमने कहा कि इतना बड़ा हमारे साथ धोखा है आपकी पार्टी का। राजभर जी किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन को लंबे समय तक बनाकर क्यों नहीं रख पाते हैं? अब तक का इतिहास जो है वो इतिहास ये है कि जिस नेता को गर्त में डालना हो उसको दिव्यांग और पिछड़ा विभाग दिया जाता है। ये हमको ओवैसी जी मिले थे दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, बड़े नाराज हैं आपसे। बिल्कुल स्वाभाविक है, नाराजगी होगी। जो भारतीय लात खाने अफगानिस्तान गए वो यहीं आकर लात खाएं, ये आपका ऑन रिकॉर्ड बयान है। आपने कहा जहां तक निरहुआ का सवाल है वो नचनिया बजनिया है। और क्या है, अब कल भी एक विकेट गिरेगा। कल कौन सा गिरवा रहे हैं? जमघट, लल्लन टॉप का वो राजनीतिक मंच जिसमें सत्ता के दावेदारों से आपके हिस्से के सब सवाल पूछे जाते हैं। जमघट के इस अंक में हमारे मेहमान हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बहुत बातें हैं करने को आपसे, और आप खूब खुलकर बोलते भी हैं, दाएं बाएं की नहीं करते हैं। तो आपके संघर्ष पर बात करेंगे, किस पृष्ठभूमि से आए, किन किन पार्टियों में रहे, कैसे अपनी पार्टी बनाई, ये पार्टी का उजला पीला रंग, इसकी कहानी हमें पता चला बड़ी दिलचस्प है। और ये भी लोग बड़ी दिलचस्पी से बता रहे हैं जो लखनऊ के चौराहों के चाणक्य हैं कि अभी जो सुर्खियां आ रही हैं सपा के खेमे से, उसमें भी आप एक बड़े शिल्पकार हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। ये टीवी वालों को माइक भी बड़ा पसंद आता है, आपको लोग कहते हैं, तो आपके बयान भी बहुत सुर्खियां पाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। सीटों पर, मौजूदा विधानसभा चुनाव पर भी। और मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं उन दिनों से जब आप और मान्यवर कांशीराम एक वैन से चला करते थे। कांशीराम जी के बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। जब हम पत्रकारिता में आए तब तक उनका देहांत हो चुका था, उनकी सक्रियता खत्म हो चुकी थी। आप बताइए आपका कैसे जुड़ा हुआ, कैसे उनसे परिचय हुआ और कैसे आप बसपा में रहे, क्या भूमिका रही? देखिए, हम शिक्षा पीरियड में एक घटना घटी। हम लोगों की ट्रेन छूट गई बनारस। अच्छा, तो आप यूपी कॉलेज में पढ़ते थे मेरे ख्याल से? जी हाँ। तो हमारे साथ जो लड़का था पढ़ता, उसके पिताजी इंस्पेक्टर थे रेलवे में। तो जब ट्रेन छूट गई तो वो कहा कि चलो पापा के साथ चला जाएगा। तो हम कहे ठीक है। तो फिर गए जब उनके दफ्तर, तो वो कहें कि अभी एक मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद चलेंगे। तो ये बात ठीक है। तो हम लोग भी उस मीटिंग में चले गए। रेलवे प्रेक्षागृह बनारस। जी जी। तो वहाँ गए तो कुल मिला जुला करके 24 लोग हम लोग थे मात्र। अच्छा। कांसीराम 24 लोग थे। मान्यवर कांसीराम जी आए, बैठे, पहली बार हम उनको देखे। उसके बाद उनका लेक्चर शुरू हुआ जी, लोगों को समझाने का। जी। बात बहुत अच्छी लगी हमको। ये किस साल की बात होगी ओम प्रकाश जी? जब DS4 बना था, दलित शोषित संभाग। 70 के उत्तरार्ध में? नहीं, ये है 84 में तो बसपा बना ली थी। 84 82 में, ये आपके 80 की बात होगी। हाँ, 79-80 की। ठीक बात। हाँ। तो बात उनकी सुनी, फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर चले आए। फिर एक घटना घट गई, हम लोगों की फिर ट्रेन छूट गई। तो फिर गए जब इंस्पेक्टर साहब के यहाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग है। तो हमने पूछा किसकी मीटिंग है, तो बताए। कहा तब तो जरूर चलेंगे हम भी। फिर गए, फिर उनकी बात सुने। तो उस दिन मान्यवर कांसीराम जी से इंस्पेक्टर साहब ने हमारा परिचय कराया कि ये ओम प्रकाश राजभर है लड़का, जुझारू छात्र नेता, यहीं पढ़ता है। आज इसकी ट्रेन छूट गई है। हाँ। पिछली मीटिंग में भी ये आया था, हम परिचय नहीं करा पाए थे, लेकिन इस बार इसकी जिज्ञासा हुई कि मान्यवर कांसीराम जी से हमारा परिचय करा दीजिए।
तो ये है। तो उन्होंने पूछा सारी बात, तो उन्होंने एक बात कहा कि बेटा मेहनत से पढ़ो और समय समय पर मिलते रहना। मैंने कहा ठीक। वहीं से शुरुआत होती है। अब वहीं से उसके बाद जहाँ भी मान्यवर कांशीराम जी का प्रोग्राम, चाहे वो चौपाल लगती रही हो, चाहे कहीं बैठक का होता था, सुन लेते थे। तो हम लोग स्कूल छूट जाता था लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ते थे उनकी। तो वहाँ जाते जाते हम लोगों को अनुभव धीरे धीरे शिक्षा पीरियड से भी होने लगा। फिर एक घटना घटी हमारे साथ। एक हम लोग कच्चा मकान था, बरसात हुई, मकान गिर गया। तो हम 4 भाई हैं जी। तो एक भाई, हम लोग उसी में चारों लोग सोए थे। एक भाई के ऊपर वो लकड़ी गिर गई, उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। अरे। तो खैर उसको फिर इलाज उलाज हुआ, ठीक हो गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो फिर उसको दिक्कत महसूस हुई। तो फिर उसको लेके हम लोग BHU गए, सर सुंदर, हाँ, बनारस अस्पताल। हाँ। फिर वहाँ करीब 9 महीने लगातार मैं वहाँ था। दिन में स्कूल और रात को पिताजी ECL में काम करते थे, पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। उसी बीच मैं टेम्पू चलाने लगा। रात में टेम्पू चलाते थे, दिन में स्कूल। फिर मौका मिलता था तो कांशीराम जी की मीटिंग उस बनारस मंडल में कहीं होती थी तो मैं ज़रूर जाता था। फिर धीरे 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 रुचि बढ़ने लगी। फिर भाई ठीक हुआ, लेके आए घर। फिर उसके बाद पैसे की कमी थी तो हमने कहा कि अब क्या किया जाए। तो फिर दिमाग में कि चलो कमर्शियल खेती शुरू किया जाए। तो हम चारों भाई लपट करके सब्जी की खेती शुरू की वहीं गांव में। मैं खुद रात शाम को सब्जी तोड़ते थे और बोरे में पैक करके साइकिल पे लाद फान करके रखते थे। खुद हाथ से अपने साइकिल ले करके पिंडरा मंडी में सुबह सुबह बोली लगती है। हाँ। तो वहाँ आते थे, फिर वहाँ सब्जी बेच करके फिर बैग जाते थे। 4-5 महीने के बाद हमको लगा कि हम 4 भाई हैं, आमदनी कम हो रही है, पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है। फिर हमने अपने बुद्धि विवेक से किसानों से संपर्क साधा। अब जैसे जिस इलाके से किसान आते थे, मैं सुबह पहुंच जाता था, चाय की दुकान पर बैठता था, जहाँ जलेबी, घुघरी, पूड़ी या कचौड़ी बनती थी, वही बैठते थे। कोई किसान अक्सर आते थे, सब लोग वही चाय पीते थे। तो बोल चाल प्रेम परस्पर बढ़ते बढ़ते भाव यहाँ तक हो गया कि भाई का ले आए हैं, आपका कौन सा माल है, आपका कौन सा माल है, ये भाव है, ये माल है, का भाव है, दे दो हमको। तो हमने मंडी से हट करके एक अलग अपना पैरेलल मंडी शुरू हो गई। पैरेलल, तो विरोधाभास भी झेला। हाँ। खैर हम अपने काम में सफल हुए। फिर हमने लगभग महीने में डेली हम 2000 रुपया कमाने का लक्ष्य बना लिए कि चाहे जैसे हो सब्जी बेच के, चाहे जैसे तो हम उतना सफल होने लगे। फिर दिमाग में बात आई कि अभी और हमको पैसे की ज़रूरत है भाई के इलाज के लिए, परिवार को पढ़ने के लिए। तो फिर हमने गांव-गांव में उन्हीं किसानों के माध्यम से मैसेज शुरू किया कि भाई किसके यहाँ प्याज है, आलू है, गेहूं है, चना है, सरसों है, मटर है, किसके यहाँ बिक रहा है। तो हम विश्वास पर किसान को ही पैसा दे देते कि उनको बयाना ये दे देना 500 रुपया, हमारा आदमी जाएगा तौला के लेके आएगा। तो हमारी आदत थी कि विश्वसनीयता के नाते हम उनको जैसे 500 या 1000 रुपये दे दिए, वो किसान के यहाँ पहुँच गया। तो सुबह हमारा आदमी जाता था, सामान तौलवा करके, जो भी, चाहे आलू रहा हो, चाहे गेहूं रहा हो, चाहे जो भी सामान, फिर उसके बाद तुरंत उसको पैसा पेमेंट। उसके बाद उस किसान से कि ये सामान आपके यहाँ है, हमारा साधन आएगा ले जाएगा। तो उसमें हमारा आदमी जाता था, फिर वो सामान ला करके फिर मार्केट में हम सेट किए हुए थे कि भाई आलू इनके यहाँ सप्लाई करेंगे, प्याज उनके यहाँ देंगे, गेहूं उनके यहाँ देंगे। इस तरह हम अपना सेटिंग। ये आजकल जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, आप तभी से चलाने लगे थे? 3 साल इसको हमने किया। 3 साल के बाद वो आ गया 95 में पंचायत चुनाव। तो बसपा में उस समय हम अपनी पूरी छाप बना लिए थे बनारस जिले में। तब आप जिलाध्यक्ष नहीं बने थे, उसके बाद बने थे? बाद बने थे। तो उसी बीच चुनाव आ गया, पंचायत चुनाव। तो पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ जाइए। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर संजोग से महिला सीट हो गई।
तो पत्नी को हमने कौन सी सीट थी? जिला पंचायत? जिला पंचायत सदस्य की सदस्य। कौन सी सीट थी? पिंडरा सेक्टर नंबर 4। पिंडरा सेक्टर 4। हाँ। फिर उसको पत्नी को हमने महिला सीट होने के नाते उसको उतार दिया। फिर हम लोग लग गए। समझिए कि पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा गया। 7 उम्मीदवार थे, 6 की जमानत जब्त हो गई। और जब पेटी खुलती थी तो लोग कहते थे कि जबरी वोट डाले हैं। अच्छा, इतना एक तरफा गिरा। मतलब जाति धर्म से ऊपर उठ करके, जैसे गड़खड़ा गांव था, गड़खड़ा, नाथपुर, तेलारी, उदपुर, बढ़ौना, थरी, बिंदा, सुरही, महलत, फतेहपुर, कटौना, बरवा, देवजी, धरसौना, खालिसपुर, विक्रमपुर, ये इतने एरिया थे गांव के। धरसौना, गड़खड़ा में जो ब्राह्मण का बूथ था जहाँ 600 पोल हुआ था, उसमें हमको 544 वोट मिले थे। एक तरफा पोलिंग। तो लोग कहें कि इनको ब्राह्मण काहे को वोट दे दिया, ये जबरी वोट डाले हैं। तो भाई जबरी हम थोड़े डाले थे, लोग इतना हम लोग मेहनत किए थे धरातल पे कि लोगों ने स्वेच्छा से, भाई ये मतपत्र उतारामणि को घड़ी वाले पर मोहर मार दो भाई, ये उनको दे दो। मतलब एक आदमी पीठासीन अधिकारी का, भाई देखो हम लोग स्वेच्छा से है, कोई बात नहीं, ये तारामणि कोड देना है, ये बैलेट पेपर है, ये घड़ी पर मोहर मार दो, या हम घड़ी पर मोहर मार देते हैं। ये खुला मतलब बूथों पर हुआ। खैर चुनाव हम लोग जीत गए। अब वहीं हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है। चुनाव होता है चेयरमैन का। तो जान ही रहे हैं कि चेयरमैन के चुनाव में खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। सारे लोग लगे। उस समय चंदौली बनारस एक में था। अच्छा। तो उस समय कुल 49 मेंबर थे। तो 24 मेंबर दोनों तरफ हो गए, अकेले सिंगल हम बचे थे। 24 भाजपा, 24 सपा। हाँ, अकेले हम बचे थे। हाँ। तो बड़ी कोशिश लोगों ने किया। फिर खरीदने के लिए हम कहा नहीं, वोट तो हम देंगे तो जो हमारा काम करेगा क्षेत्र का उसी को देंगे, हम पैसा वैसा हम नहीं लेंगे। बड़ी मनमनियाँ हुई, हम कहे नहीं। फिर उसी बीच लोग मायावती जी के यहाँ आए, जो लोग पैरवी के लिए। तो मायावती जी ने हमको बुलाया और कहा कि तुझे सपा के खिलाफ वोट देना है, क्योंकि 93 की घटना, जो 95 की घटना नहीं हुई थी, वो 2 जून 1995 में गेस्ट हाउस कांड हो चुका है। हाँ, हो चुका था। अच्छा, क्योंकि वो झगड़ा भी उनका पंचायत चुनाव से ही बढ़ा था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तेरे को सपा के खिलाफ वोट देना है, जबकि मैं सपा के पक्ष में वोट देने को तैयार था, क्योंकि उस समय कन्हैया गुप्ता लड़ रहे थे, बहुत सीधे सज्जन थे। तो अब चूंकि भाई नेता का निर्देश था, तो उन्होंने कहा तुम्हें सपा के खिलाफ वोट देना, जाओ और ये सोच लो कि तुम्हें विधानसभा भी चुनाव लड़ना है, तो सोच समझ के वोट देना। ठीक है बहन जी। मैं आया, पत्नी को लिवा के चला गया दफ्तर। बहन जी तब तक मुख्यमंत्री हो चुकी थी। हाँ, मुख्यमंत्री बन चुके थे। फिर मैं गया दफ्तर, पार्टी दफ्तर, वहाँ गया तो मंडल अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे कि भैया ये वोटर हैं, अब जहाँ वोट डलवा लो, हाथ उठवा के डलवाना हाथ डलवा को, राइटर लगवाना है तो राइटर लगवा लो, कोई हमारे ऊपर ब्लेम न आवे। खैर कन्हैया गुप्ता चुनाव हार गए और भाजपा जीत गई। तो उसके बाद अब वहीं से क्रेज हमारा बढ़ने लगा। फिर उपाध्यक्ष का भी चुनाव उस समय हो रहा था। फिर उपाध्यक्ष का चुनाव आया, तो फिर हमने कहा नहीं, पार्टी जिसको कहेगी उसी को। फिर मायावती जी यहाँ तक बात पहुँच गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सपा के खिलाफ वोट देना है। फिर हमने वोट दिया। तो इस तरह फिर 96 आ गया, जिला अध्यक्ष बन गए आप। हाँ, जिला अध्यक्ष बन गए। उसी बीच काम हमने शुरू किया मजबूती से। ये बताइए अध्यक्ष जी, बीच में रोक रहा हूँ, काशीराम जी ने जिला अध्यक्ष बनाया था या बहन जी ने? क्योंकि ये सवाल का जवाब आगे जाके हमारे एक सवाल से जुड़ेगा। नहीं, हमको जिला अध्यक्ष उस समय मंडल पे मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, जगन्नाथ कुशवाहा। वो बनारस कमिश्नरी के अध्यक्ष थे। तो उन्हीं के रिकमेंड पर हमको जिला अध्यक्ष बनाया गया और मायावती जी उस समय चार्ज में हो गई थी, राष्ट्रीय महासचिव और इंचार्ज वो हो गई थी, मुख्यमंत्री थी थोड़े समय। फिर उसके बाद हम जो है अपना जिला अध्यक्ष बने तो काम अपना संगठन का शुरू किए। तो उस समय सभी मंडलों की समीक्षा होते होते बनारस मंडल की आई। मायावती जी समीक्षा खुद ले रही थी। तो जब हमारे ज़िले का नंबर आया तो हमारी आदत थी कि हम काम बहुत लगन से करते हैं, कोई काम करते हैं तो हमने वहाँ
90 वार्ड, 8 ब्लॉक, उस समय 7 विधानसभा थी। सब कौन हमारा सेक्टर का अध्यक्ष है, कौन बूथ का है, कौन ब्लॉक का, विधानसभा का, जिले का, कितने नेता हैं, सब हम एकदम दिमाग में रखे थे। समीक्षा हुई, समीक्षा में हम अपने पास हुए और मीटिंग में मायावती ने वहाँ तो कहा ही, हाल में वो एक खुले मीटिंग में एक बड़ी जनसभा थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमने 12 मंडलों की समीक्षा लिया है और 12 मंडल में जिला बनारस जिले का जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जैसा कार्यकर्ता, संगठन करने वाला कोई ऐसा नहीं है। बुला के मंच पर उन्होंने सम्मानित किया कि चलो तुम बहुत मेहनत करते हो और मेहनत से लगो। उसके बाद फिर कुछ चीज़ों को लेके मायावती से हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है। ये कोलसला का चुनाव लड़ने के बाद हुआ या नहीं, लड़ने के बाद, झगड़ा तो लड़ने के बाद ही शुरू हुआ। तो फिर ये सब शाबाशी हुई, फिर आप कोलसला से चुनाव लड़े? 96 में चुनाव लड़ गए। हाँ, 96 में चुनाव लड़ गए। तो चुनाव लड़ने के बाद दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे पर रहे? नहीं, हम तीसरे पर। हम 800 वोट से, हम 812 वोट से हमारे थे और 400 वोट से उदल जी हार गए थे। और हमारे वो लड़ने की वजह से ही उदल जी हार गए, नहीं तो 9 बार विधायक थे बेचारे। खैर, तो खेल था, वो भी हार गए, हम भी हार गए। तो फिर मीटिंग में आने जाने लगे। तो फिर उसके बाद कुछ बिंदुओं को लेके मायावती से चकचक हमारी हो गई। क्या वही सब जानना चाहते हैं? वो जो भदोही जिले का नाम उन्होंने जब बदला तो उस समय हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बिरादरी का नेता सुखदेव रामचल है, हमारे बीच में नहीं है सुखदेव जी, और ये लोग नेता हैं, तुम बहुत मत बोला करो। कि बहन जी सही बात कह रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, भदोही भरों की राजधानी थी, तो उसको जो राजा वहाँ के थे उनके नाम से रख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चल बैठ, मतलब उनकी भाषा थी पश्चिम की, ऐसी बात कर दी? हाँ, तेरे को अभी नहीं समझ में आएगा, बैठ तू। तो अब चूंकि जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना पावर होता है ये जान ही रहे हैं। फिर मैं बैठा। फिर उसके बाद मामला शुरू हुआ, अंबेडकर ग्राम विकास योजना वाला मामला था, उसको लेके चकचक हुआ हमारा उनका कि जब अंबेडकर ग्राम विकास योजना में अधिकारी उनको भरमा करके सिर्फ, जैसे गांव भदौली अंबेडकर गांव हुआ, तो सिर्फ चमार बस्ती को ही वो हैंड पाइप, सड़क, नाली, चकरोड, खड़ंजा खाली वहीं देने लगे। वहीं बगल में ब्राह्मण है, राजपूत है, चौहान है, राजबर है, पाल है, प्रजापति है, तो उनके यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो अंबेडकर गांव की दलित बस्ती थी, उसमें भी जो जाटो बस्ती थी, सिर्फ वहीं पे वहीं पे चीजें जा रही थी, क्योंकि तब तक वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गई थी भाजपा के सहयोग से 6-6 महीने का पूरा। तो हमारा विरोध इस बात का था कि पूरे गांव को अंबेडकर गांव घोषित करके पूरे गांव में विकास किया जाए। तो उस सब आप मीटिंग में खुले में बोल रहे थे? खुले मीटिंग में, यही आपके लखनऊ में, जब ये अब तो छात्रावास बन गया है, ये तो पहले पार्टी कार्यालय था विधानसभा के बगल में दारुल-सफा में अंदर। तो यहाँ मीटिंग में एक बार मायावती जी ने कहा कि सभी पदों पर खाली अब चमार रहेगा, जाटो रहेगा। ये मीटिंग में कहा। तो वहाँ मीटिंग में मैं खड़ा हो गया। तो मैंने कहा बहन जी और लोग क्या करेंगे? कहा तुम फिर खड़ा हो गया, बहुत झगड़ा करते। हम कहे नहीं बहन जी बता तो दीजिए, हम लोगों को काम दीजिए, हम लोग कैसे किसी गांव में जाके हम लोग क्या बताएंगे? कहा चलो तुम लोग इनके साथ सहयोग में रहो। तो खैर फिर डांट के बैठा दिया। तो गुस्सा हमारा उनका बढ़ता गया। फिर चुनाव आया 96 का। 96 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हम नाराज थे। तो उस बीच कार्यक्रम एक लगा, तो हमने कहा कि हम तो मंच पे नहीं जाएंगे। लोकसभा का चुनाव विधानसभा से पहले हुआ था अध्यक्ष जी? पहले 96 का लोकसभा पहले हुआ, 98 में, नहीं 98 में लोकसभा चुनाव हुआ। हाँ, 98 का लोकसभा चुनाव। 98 के लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ प्रत्याशी बसपा ने दिया, उस प्रत्याशी के हम पक्ष में नहीं थे। हमने कहा हम इनके साथ नहीं जाएंगे प्रचार में। खैर उसमें सुखदेव जी हम लोगों के नेता हुआ करते थे, उनके दबाव में, मायावती जी के दबाव में गया और मंच पे हाला हमने पार्टी का पक्ष रखा, फिर चले आया। उसके बाद फिर समीक्षा हुई और आपकी शिकायत पहुंची समीक्षा में? हाँ,
अंदर खाने आपने विरोध किया? हमारी शिकायत तो चूंकि जब हम जिलाध्यक्ष बने जी। तो उसी समय शुरू हो गई। हाँ। कि जैसे हमारी आदत थी कि जैसे मैट बिछा देते थे, गद्दा बिछा देते थे ज़मीन पर, और सामने दरी बिछवा देते थे, माइक रख देते थे, कचहरी में प्रदर्शन है तो सब लोग बैठो। तो जो मजबूत लोग थे तो वो लोग कैसे नीचे बैठे हैं, उन लोग सोचे थे कि बड़ा मंच बने, उस पर कुर्सी लगे, हम बैठे। अच्छा। तो भाई उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा देते नहीं थे, वहाँ खाली शिकायतें करते थे। तो कई बार ऐसी घटना हुई तो उसकी वीडियो, फोटो, अखबार की कटिंग सब ले लेके हम वहाँ हाजिर होते थे लखनऊ मायावती जी के यहाँ कि बहन जी देखिए ये है। फिर उनको बुला के डांटा जाता, तुम लोग खाली शिकायत करते हो, काम नहीं। हमको एक दिन बहन जी बुलाइए, सबको सामने बात होगी। उन्होंने बुलवाया, हमने कहा बहन जी पूछो, ये लोग जो शिकायत करते हैं आपके यहाँ, कभी 10 रुपये ये लोग मदद नहीं करते। ये लोग मंच बनवावे, कुर्सी लगवावे, भीड़ हम ले आएंगे, दरी नीचे हम बिछाएंगे, लेकिन ये लोग मंच बनवाने का काम करें। तो वो अपना, क्यों जी तुम लोग मंच में सहयोग नहीं करते हो? अब करते नहीं थे तो कैसे करेंगे? तो क्या अगले अब की बार से बहन जी करेंगे। कहे आज के बाद शिकायत मैं नहीं सुनना चाहता। ये सुन लो कि इसके जैसा काम करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, तुम लोग खाली शिकायत करते हो। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, चलो उठो यहाँ से। सबको निकाल दिए बाहर। तो अकेले हमको कहा कि देखो सबको लेके चलना है। क्योंकि बहन जी सबको लेके चलना है, जब पैसा रहेगा तभी ना हम मंच बनवाएं, कहाँ से बनवाएंगे? कहा देखो सब मैनेज करके चलो धीरे धीरे। उनके ठीक। तो विरोध का स्वर हमारे चलता रहा 98 के चुनाव के बाद। फिर जब विधानसभा का चुनाव आया 2002 का, बहन जी ने बुलाया, हमने कहा बहन जी चुनाव लड़ना है वही कोलसल से। हाँ। तो कहा नहीं तेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, और चुनाव जो है अब दूसरा लड़ेगा। तो हमने कहा बहन जी ये अच्छा काम नहीं है, हम 800 वोट से हारे हैं और मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो चुनाव तो मुझे लड़ना है। कहा नहीं टिकट मिलेगा तो क्या करोगे? हम कुछ नहीं करेंगे। तो फिर टिकट नहीं दिया बहन जी, हम छोड़ दिए पार्टी। ये 2001 की बात है। 2002 में जो चुनाव हुआ था। हाँ, उसके पहले 2001 की। तो फिर पार्टी छोड़ दिया। तो उसी बीच डॉक्टर सोनल पटेल जी से भेंट हो गई। हाँ, यहीं लखनऊ में ही मिल गए थे? नहीं, घर गए। अच्छा। तो घर एक बार गए तो हमको समझाए, हम के नहीं अब राजनीति नहीं करेंगे, अब खेती करेंगे। इतना मन खिन्न हो गया? मन खिन्न हो गया था, चूंकि मन नहीं कर रहा था। तो फिर दोबारा आए, तिबारा आए, तो जबरी गाड़ी में बैठा के एक बनारस चितईपुर कार्यक्रम था, वहाँ ले गए। कहा मैं सुनता हूँ कि बहुत भाषण बहुत अच्छा देते हो, जरा आज हम सुनना चाहते हैं। तो खैर वहाँ हमने करीब 20-25 मिनट अपनी बात रखा। तो चितईपुर में? हाँ, चितईपुर में। तो उन्होंने हमको यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, युवा मोर्चा अपना दल। तो प्रदेश अध्यक्ष बना के एक हमको जीप दे दिया। अच्छा। जीप लेकर के हम लगे घूमने। तो गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, पूर्वांचल, जहाँ जहाँ राजभर समाज है, तो हम अपना लगे करने। और फिर अब इनकी मीटिंगों में अब हम जहाँ भीड़ इनके यहाँ 2000 होती थी, अब वहाँ भीड़ 10,000 8,000 की होने लगी। तो फिर लोगों में उत्साह हुआ। फिर उसके बाद हम इनसे जब गए तो चितईपुर की मीटिंग के बाद तय किए कि आप ये बताइए कि राजभर को कै टिकट देंगे। हाँ। तो कहें कि हम 10 टिकट दे देंगे। तो हमके सोच लीजिए कि नेता बहुत झूठ बोलते हैं। नेताओं पर हमारा भरोसा नहीं है, इस नाते हम आपसे कह रहे हैं, कहें आप हमारे ऊपर भरोसा करिए, हमके चलिए। अपनी सीट के लिए भी बात कर ली थी कि नहीं? हमने 10 की बात किया था उसी में। तो वो हमको जब वहाँ चितईपुर मीटिंग हुई, तो जब हम लोग बैठे जहाँ जलपान करना था, तो उन्होंने हमसे कहा कि ओम प्रकाश जी आपको कुलसला चुनाव लड़ना है, आप तैयारी करो, उसके साथ साथ 9 सीटें अपना और चिन्हित कर लेना। ठीक बात। तो हमने कहा डॉक्टर साहब सोच समझ के बताइएगा। अरे आप ऐसे कह रहे हो? हमके आपने मुझे प्रदेश अध्यक्ष यूथ का बनाया, इस नाते कह रहा हूँ अब कि आपने कहा है कुलसला, तो हम तैयार कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तैयारी करेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो आपको। कहने नहीं कोई बात नहीं है। हम अपना लगे, काम करते रहे। पूरी पार्टी में हमने अपनी छवि बना ली। जितने भी उनके पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, अतीक अहमद जी उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ। तो अतीक जी भी कहें यार इतना काम करते हो, हम तो प्रदेश अध्यक्ष होकर नहीं कुछ कर पाते हैं। वो दूसरे तरह के कामों में व्यस्त रहते होंगे। हाँ अपना। तो खैर बातचीत हमारी उनकी होती रही। फिर जब टिकट का टाइम आया, तो एक दिन हमने डॉक्टर सोनल पटेल जी की 16 मीटिंग करा दी कुलसला में, 8 बजे से 10 बजे रात तक। हाँ। सुबह करीब 400 आदमी थे पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में
800 हुए, फिर 1000 हुए, 2000 हुए, 3000 हुए, 5000। 10 बजे जो रात मीटिंग थी उसमें करीब हमको अंदाजा 7 से 8000 लोग थे, 10 बजे रात। अब उसी दिन उनका पता नहीं दिमाग फिर गया कि तई सब पूरा जोड़े होंगे कि इतना जब इनके पास भीड़ है तो वो हमको मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने सुबह प्रेस वार्ता किया, प्रेस में बोला कि बाप बेटे की लड़ाई होगी। तो खैर हम प्रेस में तो नहीं बोले, जब बाहर निकले फिर हम लोग एक जगह बैठे कमरे में, हमने कहा डॉक्टर साहब ये बाप बेटे की लड़ाई कैसी होती है, क्या आप कुलसला लड़ने का मन बना रहे हैं? कहा कहने नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कहा क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ, तो हमने कहा तो वहाँ आपने बोला क्या, उसका अर्थ हमको समझा दीजिए। कहाँ समझ में आ जाएगा। फिर 2 दिन के बाद तो अंदाजा लग गया आपको कि हाँ हमको लग गया उसी दिन। फिर जब लखनऊ यहीं लाल बाग में कार्यालय था, फिर 2 दिन बाद कार्यालय पर प्रदेश की बैठक हुई। बैठक में आए तो अतीक अहमद हमको अकेले ले गए। तो वो हमको समझाने लगे कि यार सोनेलाल जी कुलसला चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप उनको लड़ा दो। हमको तो यही बतिया बनारस क्यों नहीं बोले, हम यही नहीं करते। तो कहे नहीं वो खुद नहीं कहना चाहते हैं। हम कहे चलो हम चलते हैं, कहते हैं। तो खैर बैठे, तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप चुनाव मत लड़िए, हम भी नहीं लड़ेंगे, किसी थर्ड आदमी को लड़ा दीजिए, आप चुनाव लड़ेंगे चुनाव हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि लगता है आप ही वोट दोगे। हम कहे नहीं डॉक्टर साहब, देखिए हम दल में हैं, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपसे कह रहा हूँ आप मत लड़िए। कहें क्यों? तो अब चूंकि थोड़ा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो थोड़ा गर्म होने लगे। हम कहे देखिए गर्म मत होइए, और मैं कह रहा हूँ मत लड़िए, और आप बड़ी मेहनत करेंगे तो 40,000 वोट पाएंगे और चुनाव हार जाएंगे। कहाँ लगता है आप ही वोट दे रहे हैं, गिनती करेंगे? हम कहे नहीं, अब 40,000 का नहीं, चुनाव तो हमको वहाँ लड़ना है। तो हम कहे इस्तीफा ले लीजिए, हम जा रहे हैं। लिख के इस्तीफा दे दिया। कहा नहीं हम इसको स्वीकार नहीं करते। हम कहे नहीं। तो फिर कई लोग लगे मनाने, अतीक और जो लोग थे कि चुनाव इनको लड़वा दीजिए। हम कहे चुनाववादी खुद पार्टी से निकाल देंगे, एक लाइन बयान आएगा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों से निकाला जा रहा है, तो उससे पहले हम स्वीकार कर ले, हम मदद करेंगे इनकी। तो कहें चलिए पहले इनको लड़ा दीजिए। तो खैर सबकी बात मान के हम चुनाव तक उनके साथ थे। काउंटिंग में रिजल्ट आया 40,014 वोट। फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, वे बधाई हो डॉक्टर साहब, 14 वोट बेसी आप आ गए। कहें आप व्यंग बोल रहे हो? हम कहे नहीं व्यंग नहीं बोलना हूँ, 40,000 लखनऊ लालबाग चौराहे पर कार्यालय में बोल दिया था कि 40,000, 14 वोट कहाँ से बढ़ गया, अब हमको इसको पता करना पड़ेगा कुलसला में। तो सुना है उस चुनाव में अमीषा पटेल भी आई थी प्रचार करने, सही बात है क्या? कौन पटेल? गदर की जो एक्ट्रेस थी। नहीं ऐसा नहीं, उस समय नहीं था। अच्छा नहीं, हाँ, तो ये कुछ पुराने लोग बोले कि बड़ा सब। अब हमारा जो वोट था हम अपना वोट जितना दिलवा पाए। हाँ, पर आप लगे पूरी मेहनत से। हमारी पूरी टीम वहीं कार्यालय पर, रहना खाना गाड़ी घोड़ा लेके प्रचार पूरी, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह देख रहे हैं अखबार में, तब पार्टी विरोधी गतिविधियों से इनको निष्कासित, जिसका आपको अंदेशा था वही हुआ। तो पहले ही बता दिए थे। खैर उसके कोई गम नहीं, फिर छोड़ छाड़ के घर चले आए। हम कहे अब नहीं कहीं जाएंगे। लेकिन अब चूंकि हमारे लोग जो थे करीब 200 लड़के अपनी उम्र के हमने तैयार किया था पूरे कुलसला में ही चुनाव लड़ने के लिए। तो वो लड़के आए तो कहें कि बहुत उदास हो। हम कहे चलो यार सब लोग खेती फेती करके कमाया उमाया जाए, परिवार चलाया जाए, छोड़ो राजनीति। वो सब कहें ना राजनीति तो करनी। हम कहे कैसे करनी है, पार्टी कैसे चलेगी? कहें चाहे जैसे चलेगी। तो वो लोग जिद किए पार्टी बनाने के लिए कि पार्टी बनाइए। हम कहे पैसा कौन देगा, पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहता है। हम कांसीराम जी के साथ रह के देख लिए, सोनेलाल जी के साथ रह के देख लिए, पैसा हमारे पास नहीं है, हम लोग नहीं चल सकते। लेकिन लोगों की जीत बनी। फिर जीत पर आकर के लोगों ने कहा चलो बनारस चलाएंगे। हम लोग बनारस में पार्टी खाली चलाएंगे कि बनारस भर की पार्टी। बनारस की पार्टी है। हाँ। कम से कम थाना घेरने के लिए झंडा होगा, नेता हमारा होगा। तो जब जीत किए तो हम कहे चलो। तो कुछ लोग राय दिए कि लखनऊ में पार्टी का नाम घोषणा, आगे मत बढ़ो, चलो बनारस में सुहेलदेव पार्क है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पार्क है, उसी पार्क पे चलो, वहीं घोषणा करके और यहीं अपना झंडा लेके घूमो सब लोग। हाँ। तब हो गया। तो उसके बाद तब कुछ लोग कहें कि कार्यक्रम कचहरी पर हो जाए। तो हमने कहा हो जाए। तो संजोग ऐसा बैठता गया
ऊपर वाले की माया ऐसी थी कि एक राजभर टेंट नया नया दुकान खोला था, उससे भेंट हो गई तो कहा भैया हमारा प्रचार हो जाए, हम पैसा बिना पैसा का टेंट लगा दे। अच्छा। उस समय नया ये मैट वाला सिस्टम नया नया शुरू हुआ था जी। तो उसके यहाँ आया हुआ था, तो कहा कि हमको लेबर का पैसा दे दीजिए, हम पूरा टेंट आपका वो लगा देंगे। हम कहे चलो कचहरी में, कचहरी पर, तो पूरा कचहरी पर पूरा टेंट लगा करके वो मैट लगा दिया। अब जो देखे तब पार्टी तो जानता कोई नहीं था, तो बैनर हम लगवाए थे तो लोग ये देखे कांग्रेस की मीटिंग है, भाजपा की मीटिंग है, अंदाजा लग रहा था। अंदाजा, जबकि बैनर लगा है, सब कुछ है। अच्छा, तब भारतीय समाज पार्टी नाम था या हाँ, भारतीय जोड़ दिया था? नहीं जोड़ा था ना, वो तो कमीशन में जोड़ा था। हाँ, कमीशन में जाकर जोड़ा, भारतीय समाज पार्टी नाम था। तो फिर जब लोग जुटे, पूरा कचहरी एकदम खचाखच भर गया। समझिए कि करीब हम लोगों ने 700 गाड़ी की थी। अच्छा। हाँ, उस समय तो जितने तो सबको हमने कहा कि पहले तो तुम लोग गाड़ी करो अपने घर का, गांव में तो कोई 2, कोई 3, कोई 1, इस तरह 300 गाड़ी तो हम लोग 4 दिन में कर डाले। फिर हुआ कि किस गांव में गाड़ी नहीं, चलो उसमें किया जाए, तो सब लोग बांट करके काम किए। शक्ति प्रदर्शन था हाँ, कि पार्टी चलेगी नहीं चलेगी, क्या रुझान आ रहा है। खैर उसका रुझान हम लोगों को मिला। उसी बीच वहीं एक लड़का मिला बलिया का, कहा हमारे यहाँ कार्यक्रम दे दीजिए। हम कि नहीं भैया, हम लोग जहाँ बाहर नहीं जाएंगे, हम तो बनारस का तय किए हैं। बनारस तय किए हुए हैं। फिर उसके बाद लोग जिद करने लगे कि गाजीपुर ही लोग कह रहे हैं, कुछ करना नहीं है तो भाषण देना है तो क्यों नहीं चलते हैं। हम कि हम नहीं जाएंगे, आप ही लोग कहो बनारस पार्टी चलाना है। फिर जीत किए तो फिर और नेताओं को भेजा कि जब जीत किए होंगे तुम ही लोग जाओ। ये लोग गए, जब वहाँ हाव भाव देख के आए तो कहें साहब गाजियोपुर का कवर किया जाए। हम कहे चलो अच्छा चलेंगे। फिर एक जिला और सही बगल का बढ़े, फिर लोग बलिया के दबाव बनाने लगे। हम कहे नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर लोगों का मन बढ़ा तो फिर बलिया चले गए। फिर बलिया गए तो इधर आजमगढ़ के लोग दबाव बनाने लगे, फिर जौनपुर दबाव बनाने लगे, अम्बेडकर नगर दबाव तो लोगों के दबाव में जिले बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। उसके बाद तो हम लोग फैलते चले गए और पार्टी को ले गए। उसी बीच जब बीच में एक दौर आया, मुलायम सिंह समझौते के लिए बुलाए। हाँ, उस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले अध्यक्ष जी, जो पहला चुनाव था आपका चिरई गांव से था, नई पार्टी के संदर्भ में। हाँ, पहला चुनाव चिरई गांव से बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हम लड़े। रामजीत राजभर जी का निधन हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ, उनके लड़के का, अनिल का। अनिल लड़े थे। हाँ, अनिल लड़े रामजीत जी का निधन के बाद। हाँ, तो लड़े थे, तो हम लोगों ने वहाँ, ये वही अनिल राजभर हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामचंद्र राजभर जी के विकल्प के तौर पर पेश किए जा रहे हैं और मंत्री भी हैं योगी सरकार। उसी वही महकमा दिया है जो आपके पास था। हाँ। तो हम लोग एक उमेश राजभर को प्रत्याशी बनाए जी। तो समाज के लोगों ने कहा कि आप यहाँ चुनाव मत लड़िए अभी। हाँ। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों, कहा ये चुनाव जीत जाएगा, सपा से लड़ रहा है। हाँ। तो हमने कहा ये नहीं जीतेगा, वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत जाएंगे यहाँ। तो लोग कहें कि कैसे आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, वीरेंद्र सिंह का वोट बसपा का वोट जोड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, वो ये हार जाएगा। लोग नहीं माने, फिर हमारे ऊपर दबाव बनने लगा तो हम लोग पर्चा तो भर दिए। हम लोगों ने कहा कि हम वोट लो ही मांगेंगे, हम लोग मोटरसाइकिल से दिन भर खाली सड़किए पे घूम के झंडा लेके दिखाएंगे, गाड़ी में बांध के हसन हुसन करते रहेंगे। खैर हम लोग वही करते रहे। 278 वोट हम लोगों को मिला और अनिल राजभर जी चुनाव हार गए। तब हम लोगों से पूछा, हमको क्यों जी, हम तो कह रहे थे कि हार जाएगा, नहीं जीतेगा। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। अगर पार्टी कोड दी होते तो पार्टी खड़ी होती ना। तो फिर 100 लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं ठीक कह रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया सैदपुर का बाई इलेक्शन। हाँ। तो उस समय जब बाई इलेक्शन आ गया तो हमने एक चौहान जी को लड़ाया, नाम याद नहीं आ रहा है चौहान जी का जी। तो उनको मैदान में उतारा। तो उस मैदान में हम लोगों ने मजबूती से लड़ा। तो हम लोगों को 9,999 वोट मिला वहाँ। तो मन बढ़ाया और कि यार तो पार्टी कोट मिलने लगा। फिर कार्यक्रमों में हम लोगों की भीड़ आने लगी। तो भीड़ आने लगी तो फिर ये हुआ कि चलो अच्छा आगे और थोड़ा बढ़ाया जाए। तो फिर बात बढ़ते बढ़ते उसी बीच समाजवादी रजिस्ट्रेशन भी हो गया कमीशन, पार्टी के रजिस्ट्रेशन पे हम लोगों को आपत्ति आई कि इस नाम पार्टी तो पहले से है। तो फिर जो वकील थे तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके आगे कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ भी जोड़ दिया जाए। तो हमने कहा हम जय सुहेल देव करते हैं तो सुहेल देव जोड़ दे, क्या दिक्कत है। हाँ।
तो फिर हमने उसके नाम के आगे सुहेल देव जोड़ दिया। हाँ। तो उस पर हमको मान्यता मिल गई। तो जब मान्यता मिल गई तो फिर उसी पर हम लोग चुनाव शुरू कर दिए। तो उसी दौरान फिर हम लोग राहुल गांधी मिलने के लिए बुलाए थे 2007 में। हाँ। फिर राहुल गांधी के यहाँ से हमारे यहाँ गए वो सलमान खुर्शीद जी प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ। और राजेशपति त्रिपाठी जी। सलमान खुर्शीद प्रदेश अध्यक्ष थे कि निर्मल खत्री थे? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष थे वही सलमान, वो प्रभारी थे, निर्मल खत्री प्रभारी थे, बाद में वो अध्यक्ष बने उनके बाद। तो वो जैसे भगवान राम का दूत बन करके हनुमान जी जाते थे जहाँ, उसी तरह जब उनको सोनिया जी ने अपना दूत बना के भेजा सलमान खुर्शीद को, तो राजेशपति जी से हमारा संबंध पहले से था। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश राजेशपति त्रिपाठी बनारस कमलापत त्रिपाठी जी के परिवार जी। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिलना चाहते हैं आपसे। हाँ। तुम क्यों मिलना चाहते हैं? कहा मिल लीजिए। तो फिर बनारस एयरपोर्ट पर हम लोग गए, तो वहीं मुलाकात हुई। खैर ये कहूँगा कि वो मर्द आदमी है, आज भी मैं मानता हूँ। मिले तो यही शब्द उन्होंने कहा कि देखो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ राजभर, मैं सोनिया जी का दूत हूँ। जैसे भगवान राम ने अपना दूत हनुमान जी को भेजते थे, यही उनके शब्द थे, यही शब्द थे। हाँ। और मैं उनका दूत हूँ और मुझे भेजा गया है आपको सोनिया जी के दरबार में ले चलने के लिए। उनके काम क्या है? कहा पार्टी आपसे समझौता चाहती है। उनके क्यों? कहा भाई अब वहाँ चलो, अब हमको जो काम मिला उतना बता रहे हैं, हमने संदेशा दे दिया। हाँ, लेकिन हमारी एक शर्त होगी भैया, हमारे पार्टी बहुत घाक पार्टी है, विलय मत करना। ये सलमान जी ने कहा कि ये सब आप बोल रहे हो कैमरे पे? अरे कैमरे बोल रहा, सलमान खुर्शीद को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो सच बात है मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा हमारी पार्टी घात पार्टी है। नहीं, उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को जब पा जाती हैं तो लालच प्रलोभन दे करके अपने साथ विलय कराती हैं। विलय मत करना, सब कुछ कर लेना लेकिन विलय मत करना। अगर विलय कर लोगे तो खत्म हो जाओगे और पार्टी तुम्हारी रहेगी तो हमारे जैसे कई सलमान सिफारिश करने आएंगे। उनकी बात आज भी मुझे याद रहती है। तो खैर मैं उनके साथ 2 दिन के बाद उन्होंने समय हमने दिया, हमके आज कल हमारा कार्यक्रम है, परसों हम आएंगे। तो फिर राजेशपति जी लिवा के आए, दिल्ली पहुंचे, गए वहाँ दरबार में। फिर घंटों बातचीत हुई सोनिया से, फिर आना जाना। सोनिया जी से घंटों बात हुई? हाँ। अच्छा जी। पहले तो अब चूंकि वो भाई अंग्रेजी ज़्यादा जानती हैं, हाँ, हम हिंदी जानते हैं, तो पहले तो इंग्लिश में बात शुरू किया कि व्हाट इज योर नेम? हमके सर माय नेम इज ओम प्रकाश राजभर। तो फिर कहा कि हु इज राजभर? उनके राजभर इज ए कास्ट। अब वो शुरू की तो उनका जवाब दे देते। फिर हमने कहा मैडम मैं भारतीय हूँ, आप इंडियन हैं। क्या बात है, आपने तो सूत्र वाक्य कह दिया जी। मैं हिंदी ज़्यादा जानता हूँ, आप अंग्रेजी ज़्यादा जानती हैं, हिंदी में हम ज़्यादा समझा पाएंगे आपको। तब उन्होंने हंस के कहा कि ठीक राजभर। तब हिंदी में बातचीत हमारी उनकी होने लगी। सलमान जी बैठे थे, राजेशपति जी बैठे थे। हाँ, तो अनुवादकों की जरूरत पड़ी? नहीं, किसी समझ में आ रही थी, एकदम समझ में। वो जो बोल रही थी हमको भी समझ में आ रहा था। नहीं, आपको तो आएगा ही। आप तो बात समझ में आई तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। तो उस समय हमने ये शर्त रखी थी कि हमको न सीट की झगड़ा है न कुछ झगड़ा है, हमको हमारी बिरादरी को अनुसूचित जाति में शामिल करने का एक प्रपोजल है, मांग चल रही है। हाँ, ये पेपर है, आप इसको देख लीजिए। उन्होंने पेपर देखा, सलमान जी देखे, राजेशपति जी देखे और उनके उस समय अहमद पटेल जी थे। हाँ। तो उनको उन्होंने दिखाया, हाँ, तो उनको दिखाया। तो वहाँ ये तय हुआ कि नहीं ये काम हो जाएगा आपका। तो हमने कहा हो जाएगा तो हम आपके साथ हैं। कहा ठीक है राजभर, जाओ काम शुरू करो। तो पहली मीटिंग हम लोगों ने चंदौली में रखा, जिसमें सलमान खुर्शीद जी गए और राजेश मिश्रा सांसद बनारस से थे, बनारस, और वो राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी गए। अब वहाँ एक अजीब घटना घट गई। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो चारों तरफ खूब धुआंधार बरसात हो रही है। अब जहाँ कार्यक्रम है हल्का बूंदाबांदी हुई तो सलमान जी ने कहा कि क्या भाई राजभर कार्यक्रम तो नहीं होगा? हम क्या यहाँ पानी पड़ेगा? नहीं, अब कार्यक्रम चलेगा हम लोगों का, ठीक ठाक होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू करिए। कार्यक्रम सकुशल हो गया। जब वहाँ से निकले तो सलमान जी गाड़ी में बैठे, हम भी बैठे, तो कह रहे हैं राजभर जी इंद्र भगवान से दोस्ती है। कहा
हमने कहा नहीं, दोस्ती नहीं है, हम मनाते हैं कि भाई ये भोलेनाथ, ये गरीबों का आंदोलन है, इसमें थोड़ा मदद करो। तो मदद करते हैं, इंद्र भगवान भी खुश हो जाते हैं, सबके मालिक वही हैं। तो कहें यार गजब है, हम तो देखिए ये सड़क के किनारे इतना पानी बह रहा है और 1 किलोमीटर बाद बरसात हो रही है, और खाली जहाँ कार्यक्रम था वहाँ बरसात नहीं हो रही है, ये तो अजब गजब का खेल है। खैर फिर हम लोग आए, हम लोग बड़े कार्यक्रम किए। कार्यक्रम करते करते लास्ट टाइम में उन्होंने प्रयास किया, फिर राहुल जी से बराबर समझिए कि 32 बार सोनिया जी से मिले थे। 32 बार उस पीरियड में, और करीब 29 बार राहुल जी से वार्ताक्रम होता रहा, चलता रहा। राहुल जी ने भी प्रयास किया। उस समय BL जोशी यहाँ राज्यपाल थे, और RGI के यहाँ से लेके उस मीरा कुमार समाज कल्याण मंत्री थी केंद्र में जी। तो बड़ी पहल हमने किया कि किसी तरह समाज का कल्याण हो जाए। लेकिन RGI ने कहा कि ये प्रपोजल, ये प्रस्ताव जब तक प्रदेश सरकार नहीं देगी तब तक केंद्र नहीं कर सकती। ये राहुल गांधी ने कहा। हाँ, और RGI ने भी कहा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने भी इस बात को बताया। तो फिर राहुल जी ने फोन किया जोशी जी को, राज्यपाल जी को, कि ये जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, इनसे मिल के जो ये कह रहे हैं इसको मायावती से बात करके अब करा दो। फिर मैं लेके आया, तो राज्यपाल के हम लोग मिले, तो करीब 40 मिनट तक हमारी उनकी बात थी। उन्होंने भी सारा पेपर देखा, समझा उजा, फिर मायावती से बात की हमारे सामने ही। तो मायावती ने 5-7 मिनट के बाद इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा प्रस्ताव हम नहीं बना के भेजेंगे। जब मना कर दिया कि नहीं हम करेंगे, तो राज्यपाल जी ने कहा भाई मायावती जी तो मना कर रही हैं, करना तो उनको है, तो अब हम क्या करना था, हमके तो राहुल जी को बता दीजिए। खैर उन्होंने लव कुमार पटेल उनके प्रमुख सचिव थे, उन्होंने फ़ोन मिलाया, बात किया, बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है राजभर को दिल्ली भेज दो। तो फिर हम और राजेशपति जी फिर फ्लाइट पकड़े और चले गए दिल्ली। फिर रात को हम लोग करीब 9 बजे मिले, तो पूरी बात बताए। तो कहें अब दूसरा कोई ऑप्शन बताओ। तो फिर हमने कहा हमारी बिरादरी ST में आती है, डिनोटिव ट्राइब्स में हम आते हैं। अच्छा। तो अकेले हमारी बिरादरी के, चूँकि उसमें निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, कुम्हार 17 जातियों का मामला था। तो जब हमने वहाँ प्रस्ताव रखा कि हम डिनोटिव ट्राइब्स में आते हैं, हम ST में जा सकते हैं, तो क्यों ना हमको ST में कर दिया जाए, राजभर समाज को। हाँ। तो उन्होंने कहा कि होगा कैसे, हम कहे RGI। फिर उन्होंने फ़ोन किया RGI को कि सुबह 10 बजे। तो फिर 10 बजे RGI दफ्तर हमको बुलाया गया, हम फिर सलमान खुर्शीद 2 लोग गए। तो वहाँ बातचीत हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि हो जाएगा, लेकिन वही प्रोसीजर यहाँ ये भी है, वहीं से भी मायावती जी को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा प्रदेश से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो हैं। बाधक यहाँ बनने लगी कि सरकार नहीं है। और वहाँ से हम लोग RGI से निकले तब तक चुनाव आयोग की सूचना जारी हो गई चुनाव की। तो फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो राहुल जी ने, लेकिन ये आप जिस कार्यकाल की बात कर रहे हैं, अगर 2007 हाँ, तो वो तो 2007 में जीत के सत्ता में आई, उसके पहले तो मुलायम सिंह यादव थे। नहीं, मायावती की सरकार थी। तो फिर तो वो तो विधानसभा चुनाव जीत के सरकार बनी थी ना। 6-7 में ना आए थे सरकार। अच्छा, उसके बाद ये गठबंधन की बातचीत चल रही थी। तो फिर 2009 के चुनाव का ऐलान हुआ। नहीं, 2007 के चुनाव के पहले की घटना है। मैं अध्यक्ष जी, मेरी क्वेरी ये है, 2002 में विधानसभा के चुनाव हुए, मायावती जी की भाजपा के समर्थन से सरकार बनी। सरकार चली कुछ महीने, फिर भाजपा ने समर्थन वापस लिया, फिर कुछ महीने यहाँ पे अवरोध रहा, फिर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी जो 2007 तक चली। फिर विधानसभा चुनाव हुए और उसमें मायावती जी की सरकार पहली बार पूर्ण बहुमत से आई और उन्होंने चौथी और आखिरी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। तो अगर मायावती जी मुख्यमंत्री हैं तो विधानसभा चुनाव हो चुके हैं 2005 में। 2002 से 2005 तक का कार्यकाल था जी चुनाव का। उस समय मायावती जी मुख्यमंत्री थी, हमको अच्छी तरह याद है। नहीं तो वो बहन जी 3 साल नहीं रही मुख्यमंत्री, 2002 से 5 नहीं रही। जो भी रहा, और उस समय वही थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी। या तो फिर ये 2003 की बात होगी। नहीं, 3, 4, 5 हमको याद है मायावती जी मुख्यमंत्री थी। हाँ, तो इतना याद 7 के बाद की बात है। और
नहीं, विधानसभा चुनाव का टाइम था, हमको खूब अच्छी तरह याद है। विधानसभा चुनाव की बात हो रही। अब यह हो सकता है हमारे दिमाग से बात उतर रही हो, लेकिन मायावती जी मुख्यमंत्री थी। हाँ, तो वो वर्ष हमको हो सकता है। 2007 में। हाँ, ठीक है। तो फिर बात अटक गई। हाँ, तो फिर राहुल जी ने बुलाया कि अब तो चुनाव की सूचना जारी हो गई, एक काम करो कि सरकार बनेगी फिर तो खैर उसी बीच फिर वही बात आ गई कि विलय कर लो, यही सीट ले लो। हम कहे देखिए राहुल जी, हम लोग सरकार नहीं बना सकते। 2009 के चुनाव के लिए हम लोग 1.5 लाख, 2 लाख तक वोट पा जाएंगे पार्लियामेंट में। पूर्वांचल में हम आपको कम से कम 25-26 लोकसभा सीट पर, उस स्टेज पर आपका वोट हमारा वोट मिलके इतना पहुंच जाएगा, तो 9 के चुनाव में हम लोग मजबूती से लड़ लेंगे। तो खैर वो नहीं माने, तो कहें कि तब 1-2 सीट लड़ लीजिए और लोगों को हमारी पार्टी से लड़वा दीजिए। तो हमको गुस्सा बड़ा, हम कहे कि जीतना है नहीं, चलो अकेले लड़ेंगे। कुछ एक लैपटॉप वाला प्रसंग हुआ था। हाँ, हुआ था वहाँ। क्या हुआ था? वही जब हम सीट की बात आने लगी तो हाँ। जैसे चिरई गांव की बात आई, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम तो रोड शो करके जीत लेंगे। घोसी की बात आई तो क्या हमारे बड़े नेता हैं, उसको हम कैसे दे दें आपको। कई सीटों पर हमारा उनका डिस्कस हुआ था, तो वो देने को तैयार नहीं थे। तो फिर हमने कहा कि छोड़ दो, जाने दो, चुनाव के बाद हम आपसे मिलेंगे और फिर बताएंगे। चुनाव के बाद हम गए, दिल्ली गए थे, निर्वाचन कुछ काम था तो समय से खाली हो गए। तो हमने फ़ोन किया राहुल जी को, तो कहा आइए बैठे हैं, तो गए तो मुलाकात हो गई। अच्छा, सीधे आपकी बात होती थी? डायरेक्ट नंबर? हाँ, डायरेक्ट नंबर था। एक बिहार का उनका कनिष्ठ था, वही नंबर था, कनिष्ठ सिंह। हाँ। तो गए बैठे तो हालचाल हुआ, तो हम क्या, वो आपका बिहार वाला कहाँ गया जो लैपटॉप चलाता था? हाँ। तो कहा वो बुलाओ जी। तो बुलाए तो आ गया। तो हम कहे कि वो लैपटॉप अपना ले आओ। तो हम कहे जरा घोसी खोलो जरा। तो घोसी विधानसभा जरा खोलो। राहुल जी कहें क्या? हम कहे नहीं, उसको जरा देख लीजिए जो आप रोड शो करने गए थे। तो खोले तो 800 वोट, हमारा 29,000 वोट। हमारा जो प्रत्याशी लड़ा 29,000 जी, और उनका प्रत्याशी पाया 800। हम कहे जरा आप चलो चिरई गाँव, जहाँ रोड शो पे फोकस था। तो उसको जब खोला तो वहाँ 1300 वोट मिला था उनको, हम पाए थे 38,000 कुछ वोट। तो फिर उसके बाद 3-4 सीटों पर जो हमने दिखाया था, कहा छोड़ो अब जो हो गया। हमके नहीं, आपको हम समझा रहे थे तो आप नहीं माने। देखिए यही सब चीज़ें हैं कि धरातल पे हम लोग हैं, आप लोग विरासत में राजनीति में हो, हम लोग धरातल पे मेहनत करके राजनीति में आ रहे हैं। अगर हम धरातल पे काम नहीं करते तो आप अपने दरबार में हमको नहीं बुलाते। हमारे जैसे बहुत लोग हैं ओम प्रकाश राजभर के नाम से। तो जो भी हो, खैर कोई बात नहीं। हमारा मकसद था कि हमने आपसे कहा था कि हम चुनाव बाद मिलेंगे, तो अब एहसास हो गया ना कि नहीं राजभर जी, मुझे मालूम हुआ कि चुनाव के दौरान ही मुझे पता लग गया कि आप जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे और गलत डिसीजन हो गया हम लोगों का। फिर खैर चलिए कोई बात नहीं। फिर वहाँ से हम चले आए। आने के बाद अपना फिर मुलायम सिंह कोशिश किए, मायावती कोशिश की कि आ जाओ। कोशिश का किए, वो तो आपने आजमगढ़ वाले चुनाव में समर्थन दिया, मुलायम सिंह जी को समर्थन दिया था ना। यही बात है ना, जैसे मुलायम सिंह जी ने हमसे कहा कि ओम प्रकाश जी एक काम करो कि आगे आने वाले 2009 के चुनाव में हम आपको 2 सीट देंगे, आप इसमें हमारा समर्थन कर दो। ये नेताजी ने खुद कहा था? हाँ, नेताजी ने खुद कहा था। अमर सिंह जी उस समय उसी पार्टी में थे। तो हमने कहा ठीक है बा, हम लड़ करके कितना वोट पाएंगे, 60,000 70,000, अब संसाधन है नहीं, ठीक बात। तो हमको सहारा जरूरत है। तो उसमें आजमगढ़ और खलीलाबाद बाई इलेक्शन था, तो फिर हमने समर्थन दे दिया। समर्थन के बाद चुनाव हुआ। चुनाव के बाद मुलायम सिंह ने ये बात कहा कि ओम प्रकाश जी, आपके बदौलत हमारी पार्टी का इज्जत बच गई, नहीं तो हमारी जमानत जब्त हो जाती पार्टी की, तो बड़ी बदनामी होती। चलो हम लोग मिल के लड़ा जाए। खैर फिर चुनाव आया तो अमर सिंह जी का फोन गया। अच्छा, तब बसपा की सरकार चल रही थी, कभी फिर बहन जी ने खबर नहीं भिजवाई कि चलो आ जाओ वापस? नहीं। अच्छा। उनकी यहाँ आदत है कि जिसको निकाल दिया या जो छोड़ के चला गया तो उसको नहीं पूछती है। कई लोग तो फिर लौट के गए, थोड़े अपना जुगाड़ पानी बना के जाते हैं, आते हैं, ये तो राजनीति है।
लेकिन हम नहीं गए। फिर उसके बाद हम जो है लोग विलय कराने के मूड में, कभी बसपा भी प्रयास की कि हमारी पार्टी में विलय कर लो, और सरकार थी तो मंत्री बना देंगे, ये कर देंगे। अच्छा, तो देखिए आया ना मैसेज, यही तो पूछ रहा था। तो हमने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे, समझौता कर सकते हैं। तो फिर बहन जी मिले थे आप उस समय? हाँ मिले थे। अच्छा, ये फिर उसके लखनऊ में बाद मीटिंग हुई। फिर उसके बाद बैक हुए, तो फिर मुलायम सिंह ने सरकार बनी, तो उस समय भी इन्होंने कहा कि आप विलय कर जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, MLC बना 2012 दूंगा, में। हाँ कैबिनेट मंत्री बना दूंगा। हमने कहा देखिए हमारा मकसद मंत्री बनना नहीं है, हमारा मकसद जब पार्टी रहेगी पार्टी रहेगी जी, तभी हम आपसे बात कर सकते हैं। आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तब तो हम आपके कार्यकर्ता बन जाएंगे, तब हम बात नहीं कर सकते हैं। तो खैर वो नहीं, हम नहीं तैयार हुए। अच्छा ये बताइए, बहन जी एक तरफ आपसे कह रही थी विलय कर लो, फिर लाठी भी चली थी 2010 में आपके ऊपर, बनारस कलेक्ट्रेट में, हाँ कमिश्नरेट में 3 जनवरी, हाँ 3 जनवरी को कलेक्ट्रेट पे चली थी। असल में वहाँ घटना घटी कि सरकार थी और एक सुबह 8 बजे JCB लगा करके बसपा का एक नेता पक्का मकान, कच्चा मकान, और वो गिरा दे, चूंकि वो बाधक था, उसके घर के सामने था, तो गिरा के वो मेन हाईवे पे आना चाहता था। तो सरकार के घमंड में भाई JCB लगा दिया, गिरा दिया। तो उसी को लेकर के हम लोग करीब हमको अंदाज है कि 7 दिन धरना चला कि भाई जाड़े का दिन है, इनको कहीं रहने के बसने का दे दो, जमीन एक बिस्सा कहीं दे दो, या इनको कहीं टेंट पे ऐसी व्यवस्था कर दो ये रहें। तो नहीं सुना, तो फिर धरना चालू कराए। तो फिर हम 3 तारीख को हम खुद चले गए। तो उस समय हमारे 2 नेता जो राजभर बसपा में थे, ये लोग जा करके सर्किट हाउस में बैठ करके प्री प्लानिंग वहाँ लाठी चार्ज करवाया। फिर हम लोग अपना भाई उसमें भिड़न हुई, फिर हम ना वो लोग जेल गए, 13 दिन जेल में थे, फिर जेल से छूट के आए, फिर अपना आंदोलन चलाते रहे। उसी बीच हम बहुत प्रयास किए कि बसपा से समझौता हो जाए, सपा से हो जाए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी तैयार हुए फिर 2012 हाँ मुख्तार अंसारी, जो उनकी कौमी एकता दल बनी, तो उन्होंने कहा कि हमारे आपका समझौता हो जाए। हम क्या हो जाए, खा दिक्कत है। तो उनकी पार्टी समझौता करके हम लड़े, तो लगभग वो 50,000 वोट हम पाए, हम चुनाव हार गए, वो चुनाव जीत गए। जहूराबाद से लड़े थे आप, तीसरे नंबर पे रहे, 48,800 लगभग 49,000 वोट मिला था हमको। तो उनकी पार्टी के 2 जीत गए थे। हाँ उनके भाई और वो खुद दोनों लोग जीत गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग, तो मुख्तार अंसारी से आपकी दोस्ती तब से ही है। अभी कई लोग कहते हैं लखनऊ दिल्ली में कि अभी ओम प्रकाश राजभर को जो पीछे से दम दे रहे हैं वो मुख्तार अंसारी ही है। नहीं देखिए कहाँ से उठती है? नहीं देखिए, उठने का कारण है जिस तरह का बीजेपी का हिटलर शाही रवैया, उस रवैया में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मुख्तार अंसारी से मिल सके। लेकिन अगर कोई मिलने गया तो ओम प्रकाश राजभर गया। ये साहस और हिम्मत का खेल है। तो ये हमने अपने माँ बाप से सीखा है। अच्छा, कि न्याय के लिए गर्दन कट जाने देना, लेकिन गर्दन मत झुकाना। अध्यक्ष जी अभी आप ये बात बता रहे हैं भाजपा की, आपने कहा हिटलर शाही, तो इस भाजपा की तरफ से 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले कौन आया था दूत बन के? जैसे कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद आए थे। देखिए उस समय हमारे यहाँ बनारस से शुरू हुआ खेल। एक तिवारी जी हैं, उन्होंने पहल की, तो हमने उनसे कहा कि देखो अभी हम सपा और बसपा से समझौते की बात कर रहे हैं। 2016 की बात है ये। हाँ 17 के चुनाव की तैयारी चल 16 रही की थी। बात है। ठीक। तो कहा ठीक है देख लीजिए। उसी बीच जब इधर इन लोगों को 300 सीट का नशा लगा, 300 सपा जीत रही थी, 300 वो जीत रहे थे, तो हम कहे अभी सब नहीं सुनेंगे। बहुत प्रयास करके थक गए। तो फिर भेंट हुई थी उस दौरान आपकी अखिलेश जी या मायावती जी से 2016 मिले हम खुद मिले, तो बस वही विलय कर लो। अखिलेश जी मायावती जी दोनों ही। विलय का खाली एक ख्वाब था। फिर मैं विलय के लिए तो कतई नहीं, हम इसी नाते 14 साल झेले ना,
कि हम विलय नहीं करेंगे, पार्टी खर्च चलाएंगे, भले चलते रहिए, क्या दिक्कत है। जब वो जीवन संघर्ष है, जनता को जागृत करना, तो जब बात नहीं बनी तो फिर उसी बीच एक कार्यक्रम हमारा था बलिया में, तो एक मंदिर पे कार्यक्रम था, तो उसी बीच दयाशंकर और तमाम लोग आए, तो उन लोगों ने कहा कि हमारी दयाशंकर सिंह, हाँ हमारी पार्टी समझौता कर लीजिए। हम कहे यार आपकी पार्टी समझौता करने लायक नहीं है, आपके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं। चलो मजबूरी है, सोचा जाएगा, आगे देखा जाएगा। फिर मैं लौट के घर आया, तो घर हमारे यहाँ फिर तिवारी जी का फ़ोन आया कि मिलना चाहते हैं। हम कहे आ जाइए। तो आए, तो उन्होंने ओम माथुर से बात कराई। ओम माथुर उन दिनों प्रभारी थे, उत्तर प्रदेश उत्तर में प्रदेश। भाजपा के प्रभारी थे। जी। तो माथुर से बात कराई, तो वो माथुर ने कहा कि दिल्ली आओ तो बैठ की बात हो। तो जब मैं दिल्ली गया तो वो माथुर के यहाँ, तो वहाँ दयाशंकर सिंह पहले से बैठे थे। तो देखे तो बहुत चक्का हो गए। कहा हम बात करें, हमके बात उस बतिये करने तो आए हैं, चलिए समझ। वो अपने टिकट की बात करने गए थे। तो फिर गए तो क्या हमको अकेले बुलवाए। उन्होंने पूछा क्या चाहते हो, कैसे कैसे कहा है, तो बताए उनको। तो क्या सूची कुछ ले आए हो सीट की? हम कहे हाँ। तो देखे तो कहा बड़ी सूची तो आपकी 40 की है, लेकिन इतनी सीट नहीं देंगे। आपको 25 सीट हम दे सकते हैं। तो 25 उन्होंने टिक लगाया कि ये सीटें आपको हम दे सकते हैं, और लेकिन फाइनल हम नहीं करेंगे, फाइनल राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। तो हमने कहा चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला जाए। तो कहा, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो कहा ठीक है आ जाओ 1 घंटे बाद। अमित शाह ने बुला लिया। हाँ, तो फिर मैं वहाँ गया, तो उन्होंने देखा पूरी सूची, तो कहा कि पूछा कि क्या स्थिति है। हम कहे कि बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल, फैजाबाद मंडल, गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल, इतनी दूर में हम आपको 10,000 से लेके 50,000 तक वोट पोल करा देंगे, राजभर समाज। हाँ, अपनी बिरादरी का। और जो समाज का हमारे साथ है वो तो अलग की बात है। तो वो कहें कि खबर तो आ रही है कि आपका संगठन है कुछ, लेकिन ये सीट तो आप, इन्होंने जो माथुर जी ने 25 बना दिया है। तो उन्होंने देखा, देखने के बाद तो 3 सीट उसमें से काट दिया, 21 बचा, 22 बचा, सॉरी। तो कहा 22 सीट पर आपको। अच्छा, एक राजभर जी बीच में टोक रहा हूँ, ये जैसे आपने वहाँ दावा किया फैज़ाबाद, बस्ती, देवी पाटन, गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस और मिर्ज़ापुर मंडल का, लेकिन जब मैं 2014 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा देखता हूँ तो आपकी पार्टी को मिला था कुल 1,18,947 वोट, और उसमें भी 66,000 वोट तो सलेमपुर से आप ही का था। 14 का वोट है वो। हाँ, देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग समाज को तो संगठित करके कर लेते हैं जी। जब वोट का समय आता है तो चाहे कोई वर्ग हो, जब वो मजबूत कोट देना चाहते हैं, कमजोर को नहीं देना चाहते। हमने जीत रहा हो, जीतता दिख हाँ, रहा जीतता हो। इस बात को हमने अमित शाह जी को कहा, देखिए कि जो 14 में हम वोट पाए हैं उस वोट को मत देखिएगा, आप एक परीक्षा हमारी ले लीजिएगा, आप मेरे साथ एक कार्यक्रम कर दीजिए। तो अमित शाह जी ने एक बात मुझसे उस बड़ी मार्के की कहा कि देखो यार राजभर, बसपा का क्रेज यूपी में बढ़ रहा है, 16 की बात है, और हमको सरकार बनानी है। तो हमको बसपा का क्रेज चढ़ रहा है, कोई बात नहीं, आप हमको एक टाइम दे दीजिए, हमारी सीट फाइनल कर दीजिए और आप चलिए, उसी दिन बसपा का क्रेज हम डाउन कर देंगे और आपका क्रेज चढ़ने लगेगा, आप भी मेहनत करिएगा, हम भी करेंगे, सरकार बन जाएगी। तो ये पहली मीटिंग में सब बात हो रही थी। हाँ, पहली मीटिंग में ही सब बात हुई थी। और जो लोग हों साथ में, और छोटे दल जो हों, ऐसे लोगों से बात करिए, उनको साथ लाइए, बाबू सिंह कुशवाहा से बात कर लीजिए, इनसे बात कर लीजिए, मतलब कई लोगों से उन्होंने हमको सलाह दिया कि प्रदेश में जहाँ जहाँ आपके संपर्क में लोग, उनसे बात करो और ला करके जो है मिल के चुनाव लड़ा जाए, सरकार बनानी है, हमारा लक्ष्य सरकार है। हमने कहा सरकार बन जाएगी। तो उन्होंने तारीख 9 जुलाई का दिया, 9 जुलाई 2016। हम आए, तैयारी में लग गए। जब रैली में वो आए, कहाँ पे की थी रैली? मऊ में, मऊ रेलवे मैदान मऊ। जब रैली में आए और रैली देखे, और
जब उन्होंने हमारे विचार पहली बार मंच पे सुना और वोटरों से लगाव देखा, तो वहाँ से जब वो निकले तो फिर एयरपोर्ट जब गए तो वहाँ जा कर के उन्होंने फ़ोन किया हमको कि राजभर जी, इतना लगाव आपका वोटर का है और फिर वोट आपको, हमके यही तो बात है, खाली आपका नाम सुनने के बाद कि बड़ी पार्टी समझौता हो गया तब इनके सीने दुगने चौड़े हो गए, अब ये सीना ठोक के वोट आपको देंगे। तो कहने लग तो ऐसा रहा है। तो उसी से फिर क्रेज बसपा और सपा का डाउन होने लगा। फिर 8 रैली हमने किया 8 मंडल में, तो रिजल्ट सामने आ गया, बसपा खत्म हो गई। फिर जब ये सीट आपकी 22 से घट के फिर 8 क्यों रह गई? अब वही खेल शुरू होता है फिर। जी बताइए खेल। जब चुनाव आ गया सर पे 17 का जी, तो हम अमित शाह जी से मिले, तो कहा ऐसा है कि अब हमारी पार्टी से लड़ जाइए। हमको बड़ा झटका लगा कि तो धोखेबाजी हो। जनवरी की बात हो गई। हाँ, हमने कहा तो धोखेबाज आदमी निकल गया यार, अपने मन में कहे कि अब विलय की बात कर रहा है। हमने कहा कि यही समझौते की बात होती है, आपने बात क्या किया है, 22 सीट देने की बात किया और विलय की बात आप कर रहे हैं। कहा तब की बात थी, अब की तब तक हम सारे वोटर को उनके यहाँ पहुंचा चुके थे, मतलब मन बना चुके थे कि अब हमको बीजेपी में रहना है। तो अब ये जान गए कि अब ये जाएंगे नहीं। बहुत दौड़ाए हमको, खैर दौड़ते धूपते बड़ी मशक्कत के बाद तो 8 सीट हमको दिए और दे करके 8 सीट पर हराने के लिए नेता लगा दिए। कौन नेता लगा दिया? बांसडी में इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। हम पाए 48,000, उनका प्रत्याशी पाया 47,000 समथिंग, मतलब निर्दलीय लड़वा दिया। अब टिकट मांगने वाला भाजपा का नेता चुनाव लड़ रहा है और कोई मना नहीं कर रहा है, तो क्या दर्शाता है? वही हाल शाहगंज में कर दिए, वही हाल दीदारगंज। हमारी सीट तो पर बोले नहीं उनको कि भाई अरे अमित शाह से कहे, क्या बोले? फिर जब अमित शाह की रैली वहां लगवाए, कार्यक्रम लगवाए, मंच पे हमने कहा कि इतना बड़ा हमारे साथ धोखा है आपकी पार्टी का। मंच पे इसे कहा आपकी पार्टी इतना बड़ा धोखा कर रही है कि यहाँ प्रत्याशी खड़ा कर दिया और आपके सारे लोग उसका प्रचार कर रहे हैं और आपकी पार्टी कोई स्टेप नहीं उठा रही है। तब उन्होंने तुरंत बंसल को फोन किया और केशव मौर्य को फोन किया कि तत्काल उसको पार्टी से निकालो। तब जाकर के पार्टी 2 दिन रह गया था, तब पार्टी से निकाले। तो खैर हम सब कुछ झेले इनके साथ, फिर सरकार बन गई। बनने के बाद अब इन्होंने 8 सीटें आप लड़े, 4 जीते, 4 हार गए। बेटा हार गया था। बेटा भी हार गया। हम जो भी सीटें हारे बीजेपी की वजह से हार गए और हम नहीं हारते। तो खैर सरकार बनी, मिनिस्टर बना दिए हमको और थमा दिए झुंझुना। क्या झुंझुना दिए? अब तक का इतिहास जो है वो इतिहास ये है कि जिस नेता को गर्त में डालना हो उसको दिव्यांग और पिछड़ा विभाग दिया जाता है। ये इतिहास है राजनीति का, जो प्रदेश का। तो खैर हमने उसको सहज स्वीकार किया और काम पे लग गए। हम मजबूती से उस विभाग को जितना 18 महीने में जितना ऊंचाई पे ले जाना हुआ हम ले गए। फिर वहीं से खटास शुरू होता। पहली कैबिनेट से ही खटास शुरू हो गई हमारी। क्या हुआ पहली कैबिनेट में? पहली कैबिनेट में वो विभागों का प्रेजेंटेशन था कि बजट किस विभाग को क्या क्या काम है, कैसे कैसे कितना बजट किसको चाहिए। तो हमारे पास पिछड़ा दिव्यांग था, तो सामान्य वर्ग के लिए बजट मिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बजट मिला, फिर पिछड़ी जाति के लिए जब बजट अलाट होता है तो उस समय 25 लाख बच्चे थे, सामान्य वर्ग के 7 लाख थे। तो सामान्य वर्ग को जितना बजट उन्होंने दिया उतना बजट पिछड़ी को दिया, जबकि बच्चों में 3 गुने से ज्यादा 3 गुने का अंतर था। तो हमने इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री से वहीं विवाद हो गया। सारे अधिकारी घबरा उठे कि ले ई कौन मंत्री आ गया, वहीं बहुत नहीं भिड़ गया। तो खैर बड़ा लड़ते झगड़ते तो 500 करोड़ रुपया बढ़ाए, मानक के हिसाब से नहीं हुआ। तो खैर हमने कहा कि चलो 500 बढ़ा है, फिर आगे हम इसको व्यवस्था करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो बराबर हमारा उनका बजट विभाग को न देना, अधिकारी को कह देना जिले पर कि इनकी बात को मत सुनना। मुख्यमंत्री का सीधे मतलब डीएम को, एसपी को निर्देश हो गया कि इनकी बात न सुनना। ये मंचाराम वाला क्या मामला था? एसडीएम थे गाजीपुर में, डीएम पहले झगड़ा एसडीएम से शुरू हुआ। डीएम से शुरू, एसडीएम से शुरू हुआ। तो एसडीएम का कि डीएम साहब मना किए हैं। हाँ,
असल में हम अपने मंत्री के लेटर पैड पर लिख करके भेजे कि ये सरकारी चक्रोट है, इसको नाप के निकलवा दीजिए, क्योंकि आवागमन में दिक्कत है, तो उसको हम शासन से इसको बनवा देंगे। ठीक बात। तो यहाँ से जब चिट्ठी लिखी गई 1 2 3 19 पत्र गया, 19 चक्रोटों का, एक एक चक्रोट का कम से कम 3 4 4 बार लेटर गया। तो एक दिन मैं गाजीपुर गया तो डीएम को बुलाया, नहीं हम गाजीपुर गए तो डीएम साहब ने कहा कि हम आपके यहाँ चाय पियेंगे। कहा नहीं सर मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ, वहीं सर्किट हाउस आ जाता हूँ। कि नहीं आपके यहाँ चाय पीऊँगा आपके घर पे। फिर गए उनके घर पे। कौन था डीएम? इस समय वही है ना, थे अभी जो संजय खत्री। गए चाय पिए, बात शुरू हुई। हमने कहा चक्रोट क्यों नहीं नप रहा है? एक बार कहे 2 बार कहे, नहीं बोले। हमको बोलिए क्या मुख्यमंत्री का निर्देश है कि आपका काम न किया जाए? हमके तो आप डीएम हो कि भाजपा के नेता हो? कहा नहीं मैं डीएम हूँ। तो हमके तो काम करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ हमको। कैसा मुझे नौकरी करनी है, मैं नहीं करूँगा। हमके ठीक है चलो तब कल से तुम्हारे खिलाफ धरना देंगे। तो बुला के मीडिया के सामने हमने बयान दिया वहीं कि डीएम के खिलाफ चक्रोट नपवाने को लेके मंत्री धरने पर बैठेगा। अब खबर चट से यहाँ आ गई। फिर यहाँ से हमको बुलवाया गया, हमके ये पत्र है। तो हमने अपने निजी सचिव से बुला करके हमने कहा सारे पत्र ले आओ, चलो हमारे साथ। तो प्रमुख सचिव को लेके हम गए। हमके देख लीजिए यह आपका डीएम मेरे सामने कहा है, और उस डीएम को पता नहीं था, हमने अपनी मोबाइल रिकॉर्डिंग में रखा था। अच्छा जी। हाँ। तो कहा ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा? हाँ। हमने कहा ये मोबाइल है देख लीजिए, रिकॉर्डिंग है, हम आपको सुना रहे हैं। चालू किए, सुन लिए। तो उन्होंने गुस्से में एसपी गोयल का फ़ोन मिला उसको, तो संजोग से फ़ोन नहीं मिला। अब जो भी बात रही हो, तो 2 बार बल्कि एसपी गोयल को बिगड़े, क्यों नहीं मिल रहा है फ़ोन, कोई दूसरा नंबर पता करो। फिर उसके बाद अमित शाह का फ़ोन आ गया उनके। तो आपने मुख्यमंत्री से पूछा नहीं कि आपको समस्या क्या है हमसे, क्यों आपने डीएम एसपी को निर्देश दिए हैं? अब जो भी बात रही हो। उन्होंने तो क्या कहा? जब उनसे कहा तो कहीं ऐसी बात नहीं है, अभी हम बात करते हैं। तो फोन में नहीं लगाया, ये सब कहा किए, अंदर की बात हम नहीं जानते। फिर अमित शाह का फोन? हाँ, फिर अमित शाह का फोन है तो उनसे बतियाने लगे। फिर उसके बाद वो कहे कि अब हम बाहर जा रहे हैं, तो वो चले गए दिल्ली। जब हमको पता लगा दिल्ली जा रहे हैं तो हम भी चट से फ्लाइट का टिकट कराए, हम तो दिल्ली चले गए। फोन किया अमित शाह जी को कि हम आ रहे हैं, कहीं आ जाओ। गए तो पहले संजोग से हम ही चले गए उनके यहाँ। तो पूरी घटना हम बताए, ये स्थिति है हमारे साथ, वहाँ ये हो रहा है। और तब तक इनको भी वहाँ बुला लिए हमारे सामने ही। अभी देखता है तो वहाँ कि यहाँ कैसे। तो अमित शाह ने वहाँ उनको डांटा, कहा देखो योगी आदित्यनाथ को? हाँ, कहा देखो तो मुख्यमंत्री होती, मिनिस्टर है और एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इसके वजह से हम सरकार में बनाए हैं। आज जो तुम मुख्यमंत्री बने हो, इनका भी बड़ा योगदान है, ये मत सोचो। बहुत डाटा वाटा समझाया। अब उनको चीड़ वहीं से बड़ी कि हमको अपने सामने डटवा क्यों दिए। फिर उसके बाद ये आए तो जब कोई बात जाते थे, नहीं नहीं हम आपकी बात नहीं, आप अमित शाह से बात करो। हम कहे ठीक, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये बड़ा हो, हम हफ्ते में 2 बार 3 बार अमित शाह से कहते थे। फिर गरमा कर 2 बार यहाँ पंचायत करने अमित शाह जी खुद आए, योगी जी से हमारा अमित शाह जी आए पंचायत कराने। पहली बार सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट को लेके पहली बार आए तो 1 महीने का टाइम लिए कि 1 महीने में हम लागू कर देंगे। ठीक है। और हमारे योगी महाराज जी सदन में, विधानसभा में वो आए, उसके दूसरे दिन सदन में कहा कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जल्द लागू करेंगे। तो हमको भी लगा कि भाई लागू करेंगे। 1 महीना बीत गया। फिर उसके बाद ये जो है आनाकानी करने लगे, तो हम थोड़ा गर्म मिजाज में बात किए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अमित शाह से बात करो। तो हमने कहा ठीक है, हम आज से अब इस पे आपसे नहीं चर्चा करेंगे। फिर मैं चला गया दिल्ली और गए, वहाँ मिले। हमने कहा कि वही बात फिर आ गई। तो फिर उन्होंने फ़ोन मिला करके इनको समझाया। तो कहा चलो हम आ रहे हैं फला तारीख को, वहाँ बात होगी। तो हम भी चले आए। तो फिर आए वो,
तो फिर तब तक महेंद्र पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, चंदौली वाले। हाँ चंदौली वाले। तो महेंद्र पांडे और योगी जी, हम, अमित शाह, चारों लोगों के बीच बात होने लगी। हम अड़ गए हम कि नहीं, या तो हाँ या नहीं, आज ये तय हो। क्या सामाजिक न्याय समिति की हाँ, रिपोर्ट रिपोर्ट लागू करोगे कि नहीं करोगे, आज यस और नो में हो जाए फैसला। ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है जो ओबीसी आरक्षण है उसको 3 कैटेगरी में बांटने की बात कर रही है। 3 कैटेगरी की, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा जी। तो उसी समय फिर अपना क्या दिमाग आया लोगों को, तो ये कह दिए कि ये रिपोर्ट पुरानी है, हम नई रिपोर्ट तैयार करा लेते हैं। तो कहें ठीक है। तो उसी पर मामला फिर रुका। तो वहाँ अमित शाह जी, फिर हम मीटिंग से चले आए और बातचीत हुई, फिर वो चले गए। दूसरे दिन फिर योगी जी ने हमको बुलाया कि कमेटी गठित करनी है, नाम बताए। हम कि हम नाम नहीं बताएंगे, आप कमेटी गठित कर दो, हमको नहीं जरूरत है, जिसको कर दो। हम कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आप सीएम को? नहीं, वो हमको बचाना चाहते थे ना, हम क्यों बचें? हाँ। हमने कहा कि आप करो, आप बना दो, जांच रिपोर्ट तो आएगी। बना दिए। राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बन गई, 4 सदस्यीय कमेटी बन गई। तो चूंकि अब हम, उसका सारा खर्चा हमको देना था, गाड़ी हमको देना था, स्टोनो हमको देना था, कंप्यूटर हमको देना था, आपके विभाग को, अपने विभाग को देना था। तो सारी व्यवस्था हम कराने लगे। तो धीरे धीरे 3 महीना बीत गया, कोई काम नहीं। एक दिन मैंने तलब किया, मंत्री के हैसियत से चिट्ठी भिजवाया। आए तो बैठाए, पानी उनी पिलाए, चाय पिलाई। हमने कहा कि मान्यवर, रिपोर्ट की क्या गतिविधि है? कहें तो अभी कोई बात नहीं है। हम कहे क्यों? बता दिया गया कि मत करिएगा। कहें आप किससे बात कर रहे हैं? हम कहे आप किससे बात कर रहे हैं? आज के तारीख में जज साहब, आप जज नहीं हो, हमारे द्वारा नियुक्त किए हुए कमीशन के मुखिया हो। तनख्वाह मैं देता हूं, मेरी दस्तखत से जाता है। आप जिस गाड़ी पे चलते हो, मेरी दस्तखत से मैं गाड़ी दिया हूं। जो आवास आपको अलॉट किया हूं, मैं किया हूं, भूल जाइएगा। ऐसे बोल दिए? हाँ, कहें कि आप अभी हमको नहीं जानते। हम कहे अभी आप हमको नहीं जानते हो। अच्छा, जानने पे बात पहुंच गई। तो कहा अभी मैं मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री से जाके कहो। तो फिर वहां से उठे चले गए मुख्यमंत्री के यहाँ। तो मुख्यमंत्री हमको बुला लिए। तो हम उसको भी रिकॉर्डिंग में रख लिए थे, मोबाइल अपना रिकॉर्डिंग में रख के बतिया रहे थे उनसे। फिर वहां गए, बुलाए। सब आप कैमरे पे बता रहे हैं, तो मत क्यों, क्या दिक्कत? अब आगे से कोई आपके पास मीटिंग में आएगा तो कहेगा कि पहले इनका मोबाइल ऑन, वो भी अपना करके आए। अरे हम मंत्री थे, हमारा मोबाइल कौन रखेगा? उसमें मैं मंत्री था। तो कोई आएगा तो हमसे कहेगा अपना मोबाइल रख दो। नहीं, मतलब भविष्य में सब सतर्क रहेगा कि राजभर जी सब मीटिंग का बाद रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर मैं बुलाए, आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री जी, मैं गया। तो कहें आप जलील करते हैं अधिकारी को। हम कहे कि मुख्यमंत्री जी, कोई बात सुनने के पहले किसी की बात सुन लिया, आप बोल दिए। अब सुनिए भाई, इधर सामने आप भी आओ, बैठो कुर्सी पे इधर सामने हमारे। निकाले मोबाइल। अच्छा, वो रिटायर्ड जस्टिस बैठो इधर, आप सुनिए। सुना दिए। तब मुख्यमंत्री वो नहीं के ऊपर टूट पड़े। मुझे क्यों, आप क्यों डांट रहे हैं इनको? अब आप बताओ मुख्यमंत्री, क्यों इनको डांट रहे हो? क्या बुरा हमने कहा है? 3 महीने से क्या किए हैं हम इनको? आप पैसा दिया जा रहा है काम करने के लिए कि घर बैठने के लिए? तो मुख्यमंत्री ने डांटा उठा। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हमको 6 महीने का टाइम दिया जाए। हमने कहा कि नहीं। मुख्यमंत्री जी कहें कि तब हम कहे कि 1 महीना, 1 महीने के अंदर अगर ये नहीं बनाएंगे तो फिर ये कमेटी भंग कर देंगे हम। आपको भंग करना पड़ेगा, सुन लीजिए। तो खैर और बातचीत हुई, तो हम चले आए। तो फिर क्या समझाए। तो फिर दूसरे दिन वो आए हमारे यहाँ जज साहब। कहें यार, मैं नहीं समझ पाया था मंत्री जी कि आप इतने अड़ियल आदमी हो, अड़ियल हो। मुझे क्यों, हम कोई बात तो नहीं, हम क्या किए? खैर, तो उन्होंने कहा कि हम आपको हमको 3 महीने का दे दीजिए। हम कहे 1 महीना। फिर फाइल बनी, 1 महीने का टाइम दे दिया। काम कुछ हुआ, कुछ बाकी रह गया। तो फिर मैंने जब पूरी फाइल देखा तो हमने कहा इनको और टाइम दिया। फिर 1 महीने का टाइम दिया। 3 महीने में कंप्लीट रिपोर्ट आ गई, मतलब 6 महीने में। 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट आ गई। अब उसके बाद फिर मैं अमित शाह जी के यहाँ डटा, पहुँच गए कि रिपोर्ट तैयार हो गई, अब क्या होगा, क्या हम लागू करवाते हैं।
तो आना जाना लगा रहा। मुख्यमंत्री से जब कहते थे कि हम वहाँ कहिए। फिर एक दिन हमारी अमित शाह जी की हार्ट अटैक हो गई। हॉट टॉक हो हाँ गई। हाँ, दिल्ली में, लखनऊ दिल्ली में? में। हाँ, वहाँ क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव के 6 महीना पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर देंगे। हम कहे अब तो टाइम आ गया, रिपोर्ट भी तैयार है, आप बताइए। कहा ओम प्रकाश जी राजनीति अभी सीखो। हम कहे हम सीख लिए हैं, हमको मत सिखाओ। आज होगा कि नहीं ये बता दो फाइनल। आज मैं जान गया। अब कहा मैं लागू करा दूंगा तो वही नाराज होगा, कुर्मी नाराज होगा, फऊ नाराज होगा। हम कहीं 42% नाराज होगा तब का होगा आपका। ये तो उठो नहीं देगा आपको। अति पिछड़ा जो अति पिछड़ा जो है। तो क्या नहीं हम नहीं करेंगे? हम क्यों नहीं करेंगे? क्या दिक्कत है? आप धोखा देंगे हमको, पूरे समाज को धोखा देंगे क्या? जो समझो। हम कहे ठीक है, जब यही बात है तो हम अपने बैग में 3 पन्ना इस्तीफा लिखवा करके रखे थे, टाइप करा के 3 पेज। एक उनको थमा दिया। कहीं कहा है हमके पढ़ लीजिए। कहते तो राज्यपाल को देना। हमके जाएंगे राज्यपाल को दे देंगे, आपको ले लीजिए। थमा दिया और फिर वहाँ से निकले। हमको हमारी पटना मीटिंग थी, फ्लाइट पकड़े चले गए पटना। फिर वहाँ मीटिंग करके फिर शाम को आए लखनऊ। आए तो मुख्यमंत्री से टाइम लिए, उनको जाके दे दिए। हमके ये पकड़ लो आप। कहा क्यों? हमके बस रख लो, अब जा रहे हैं हम। और मुख्यमंत्री को आपने बताया नहीं कि क्या अमित शाह से बात? नहीं, हम बस हम दे दिया उनको। हम कहीं रख लीजिए। फिर वहाँ से निकले, राज्यपाल के यहाँ गए। किसी को बताए नहीं, चुपचाप मार राज्यपाल के यहाँ गए, दे दिए। और उसके बाद फिर हम अपना काम पे लग गए। तो हमने अब लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ना है। हम ये मान के शुरू कर दिए। फिर लोग मनवाने लगे। फिर हमने कहा कि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव अकेले कैसे लड़ा जाएगा। 1 सीट पर लड़ गए, 1 सीट। कहा नहीं हमारी पार्टी से। हम कहे बाढ़ में जाए आप सीट। हम अपने सिंबल से अपनी पार्टी से लड़ेंगे। हारना हमको कबूल है, लेकिन आपके खेमे में पाले में जाना हमारा कबूल नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। खैर हम अकेले चुनाव लड़े। चुनाव लड़ करके ठीक, हम चुनाव हार गए, बेशक हार गए। हमारी फोटो लगा लगा करके मुख्यमंत्री के मंच पर, रक्षा मंत्री के मंच पर, गृह मंत्री के मंच पर, मतलब जो इसमें वर्तमान में लोग हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो पर बड़ी फोटो लगा के ओम प्रकाश राजभर की लोग वोट मांगे। हमारे पास तो कुछ था नहीं कि हम क्या करें। खैर चुनाव बीत गया तो लोग सोचे कि ओम प्रकाश खत्म हो गए। जब हम लोग खत्म कर दिए, हम अपना धीरे 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 शुरू किए। अब उसके बाद कर्म बढ़ता गया, चलता गया। अब हम अपना वोटर ठीक कर लिए। जब वोटर ठीक कर लिए तो धीरे धीरे हम हाथ पांव मारने लगे, कहीं अब समझौते की बात हो जाए। तो होते हवाते अंततो गत्वा अखिलेश जी के यहाँ। आप ये कहानी बता रहे हैं, लेकिन आपके जो पुराने मित्र हैं भाजपा वाले, वो अलग कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि मंच पर तो राजभर जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन असल में वो चाहते थे कि उनके हिसाब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, उनके हिसाब से नियुक्तियां हों, वो पैसा कमाएं, उनके संसाधन बढ़ें, उनका रसूख बढ़े, उनको जो सीटें दी जाती थी उसमें भी वो रिश्तेदारों को छोड़ के बाकी टिकट बेच देते थे, और इसलिए वो इतना छटपटा रहे थे। ये सब बातें कही जाती हैं। दुनिया में झूठ बोलने वाला अगर कोई पार्टी है, नेता मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में। हमने चमार को टिकट दिया, हमने सोनकर को टिकट दिया, हमने ठाकुर को टिकट दिया। हमारे रिश्तेदार हैं वो सब। आप बताइए, हमारे रिश्तेदार नहीं हैं जी। ये क्या बोलेंगे? इनसे पूछिए कि तुम्हार बहन लड़त रहनी बांसडी में विरोध में, हम चारों तरफ वोट दिया होता ही, अपने बहन के लड़ा करके चुनाव हरवावत रहा। कहाँ रहा तू लोग? आज के तारीख में एक भी डीएम, एसडीएम नहीं है राजभर, एक भी डीएम नहीं, एक कमिश्नर नहीं, सीओ नहीं। किसका ट्रांसफर राजभर करवाना चाहता था? ये कहा बतियाई है नने भजपैया। हमरे समझ में आवे, जबान पकड़ लूंगा उनका। दयाशंकर सिंह आए थे तो जवान पकड़ा था, टिकट मांगे आयल है ना बेचारो। हाँ पत्नी है वो, दोनों जने का होर्डिंग लगल बा। हाँ सरोजनी नगर। हाँ। तो हमसे कहना कि वो तो मंत्री बा, भाजपा वाले हमें टिकट दिए नहीं, तो हमारे चुनाव में लड़े के हो। तब हम क्या करी? कहीं अपनी पार्टी से लड़ाइए या तो सपा से हमको टिकट दिलवाइए। पर वो तो आपके एक और मित्र आज हमें सुबह मिले इसी जमघट में, केशव देव मौर्य, बोले कि राजभर जी तो ऐसे झुट्टो कुछ भी बोल देते हैं,
बोले बताइए वो इतना बड़ा नेता है दयाशंकर वो, और ये आपके सहयोगी दल के बयान हैं रिकॉर्ड कैमरे पे, बोले बताइए वो टिकट मांगने जाएंगे, वो कोई संदेशा लेने गए होंगे, उन्होंने झुट्टे उड़ा दिया। अच्छा, 2 महीना पहले मैंने कहा था कि 1.5 दर्जन मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सपा में शामिल होंगे। आज दूसरा विकेट गिर गया ना। हम कैसे जानते थे? हम कैसे जानते थे? इनको पता नहीं है। हवा की राजनीति और धरातल की राजनीति बहुत अंतर होता है ना। हम धरातल पे चलते हैं और धरातल से जो खबर आती है वही पक्की खबर होती है। अच्छा, एक खबर और आ रही है राजभर जी कि अरे अभी देखो होता है चुनाव होते होते कहा आप फिर अमित शाह कुछ आपको ऐसा बोल दें कि आप मान जाओ। अब इस चुनाव में हाँ, भगवान भी आकर के हमारे सामने प्रकट होके कहें कि चलो भाजपा में, हाँ, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। इस चुनाव में आगे जा सकते हैं। आगे क्या होगा तो बात की बात है। हाँ, लेकिन इस चुनाव में अब भगवान भी आगे कहें कि चलो भाजपा में, तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि माता सीता रो रही हैं, अच्छा, बिलख रही हैं कि हमारे पति को लोग बदनाम कर रहे हैं, उनके मंदिर बनवाने के नाम पर लूट रहे हैं, उनके नाम पर जमीन बेच करके लोग कमीशन खा रहे हैं। माता सीता बहुत दुखी हैं। ये हाल है। इस नाते भगवान भी दुखी हैं। अच्छा, और अखिलेश यादव जी से जैसे भाजपा के साथ जब आप गठबंधन में थे 2017 के, तो आपकी बात शुरू हुई 40 से 25, 25 से 22 और 8 पे। सपा से कितनी सीटों पे बात चल रही है? यहाँ हमको जितना चाहिए उतना मिल जाएगी। नहीं, आपके सब समर्थक जो हैं उनमें बड़ी उत्सुकता है। वो ठीक है। हाँ, हमारे समर्थक, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हाँ, हमारा वोटर हाँ, अपने नेता पर विश्वास करता है, हाँ, क्योंकि वो जानता है कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ता है, हमारे अधिकार के लिए लड़ता है। पर नेता तो राजभर समाज के भाजपा में भी हैं, मंत्री भी हैं। लोडर हैं कि नेता हैं? हाँ, मालिक और लोडर में अंतर नहीं होता है। हाँ, भाजपा के इस समय वर्तमान में 2 मालिक हैं, अमित शाह और मोदी जी। अच्छा, और वहाँ कोई लीडर नहीं है, सब लोडर हैं। हिम्मत नहीं है फैसला लेने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष टिकट बांटता है ना, जिलाध्यक्ष का रिकमेंड होता है ना, लेकिन अमित शाह जी का है। 4 दिन से मीटिंग दिल्ली हो रही है। ये नहीं समझ में आ रहा है? यही चीज हम कहते हैं लोडर और लीडर। ये सब लोडर है। ये आप बड़ा खुल के बयान देते हैं। आपके कुछ बयान मेरे सामने हैं। अखिलेश यादव के बयान पर विवाद हुआ तो आपने कहा जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना देते तो देश का बंटवारा ना होता। देखिए जी, आप अगर शुरू में आपको बता दूं, जी, हिंदू महासभा थी, जी, जो भाजपा थी। अच्छा, हिंदू, उस समय हिंदू महासभा मीन्स भाजपा, जी, और मुस्लिम लीग, जी, दोनों का मिलकर सरकार बनी थी ना। जी, कुछ प्रांतों में थी ना। उस समय तो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। उसी समय अगर ये मिल के रहे होते तो काहे बंटवारा होता? पर बातचीत तो विभाजन पे कांग्रेस ने की थी ना। नहीं नहीं, गलत बात है। कांग्रेस ने किया, क्या किया, ये तो आरोप भाजपा के लोग लगाते हैं ना। लेकिन हम कह रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेड अरे है। हिंदू महासभा हमारे पास जो हम बता रहे हैं जी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, जी, दोनों मिलके कुछ प्रांतों में सरकार बनाए थे ना। बिल्कुल बनाए थे। तो फिर अलग काहे बदे किए, काहे अलग हुए, क्या कारण था? तो आप कह रहे हैं हिंदू महासभा जिम्मेदार विभाजन के लिए कांग्रेस बिल्कुल नहीं है? हिंदू महासभा जिम्मेदार है। अच्छा, ये एक आपका बयान आया कि जो भारतीय लात खाने अफगानिस्तान गए वो यहीं आकर लात खाएं। इसका तात्पर्य कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। हम भी नहीं सोचा, आप उसको पढ़िए। जो भारतीय लात खाने अफगानिस्तान आए यहीं आकर लात खाएं, पढ़ लिख लेने के बाद लोग विदेश कमाने चले जाते हैं। भारत वापसी के बाद ऐसे लोगों से बाकायदा लिखवाया जाए अब देश छोड़कर नहीं जाएंगे। ये लोग देश छोड़कर गए, उनकी गलती है। ये आपका ऑन रिकॉर्ड बयान है। अब ये बात हमारे दिमाग में नहीं आ रही। हमने ये कहा है जी कि जो रिजर्व बैंक आरबीआई से जो लोग लोन लेते हैं, हाँ, अपने देश के जो गरीब कमजोर पूरे देश की आबादी से जो टैक्स से पैसा आता है, हाँ, उस पैसे से जो लोग लोन लेते हैं वो विदेश कैसे चले जाते हैं। मतलब यहाँ के संसाधनों पे पढ़े हो तो यहीं रहो। यहीं रहो।
तो बेहतर मौकों की तलाश के लिए तो आदमी बेहतर जाता है मौके ना। यहाँ क्यों नहीं होते हैं? सरकारें क्या करती हैं? ये काम जो केंद्र में सरकार हो, प्रदेश में सरकार, उसको बेहतर व्यवस्था देनी चाहिए। ये व्यवस्था न देने की वजह से ही ना लोग विदेश भागते हैं। तो लोगों के बजाय सरकार को कहिए ना। नहीं, सरकार, अगर सरकार ये व्यवस्था दे जी। तो लोग क्यों भाग के लोग जाएंगे? कहेंगे राजभर जी भी तो बेहतर मौके के लिए कभी मुख्तार अंसारी के साथ गए, कभी भाजपा के साथ, अभी सपा हम के साथ। तो विदेश नहीं न गए। हाँ, विदेश तो नहीं गए। विदेश नहीं न गए। हाँ। आप देखिए, अभी ये बार आया ना कि 10,000 करोड़ रुपया लेके भागा। क्यों भगाया आपने? सरकार ने क्यों भगाया? सरकार ने भगाया। हाँ। कमीशन पाई है सरकार। हाँ। भगाने में कमीशन लेते हैं ये। एक आपका और बयान बड़ा अध्यक्ष जी चर्चा में आया, जितना खर्चा बीजेपी 2 महीने में करती है उतने का शराब पी जाते हैं हमारे बिरादरी वाले। गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित। जी। हमने इस बात पे कहा कि सरकार जिस दिन बनेगी हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की, जी, उस दिन हम उत्तर प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिए जो रुपया इनका बर्बाद हो रहा है उस रुपए को हम बचाएंगे, इनके उत्थान की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, ये जो फिल्म में एक्टर एक्ट्रेस, आप फिल्में देखते हैं? बिल्कुल, हम बहुत शौकीन हैं फिल्म के। शौकीन है? हाँ। बढ़िया। तो हिंदी का, भोजपुरी का, अंग्रेजी का कैसा फिल्म देखते हैं? हम जिसमें लड़ाई बहुत होती है उसको देखते हैं। मार धाड़ से भरपूर, एकदम। एक्शन वाली, शोले जैसे फिल्म। शोले जैसी। एक फिल्म एक्टर हैं, नेता भी हैं, वो आपसे बड़े नाराज हैं। आपने कहा जहां तक निरहुआ का सवाल है वो नचनिया बजनिया है। और क्या है? हाँ। निरहुआ तो एक्टर है नहीं, नचनिए नाचते गाते हैं ना, क्या करते हैं? हाँ, वो तो नाचते और गाते हैं। कोई इसमें बुराई तो नहीं है? देखिए, इस देश में रुपया कमाने के लिए मनुष्य तरह तरह का रूप बनाया हुआ है। जी। यही मनुष्य औरत का वेश बना करके नाच रहा है ना, पैसा के लिए ना। तो पैसा कुल करवावत बा पैसा। इस देश में सब कुछ पैसा करवा रहा है। आपका जिस सपा से गठबंधन हो रहा है उसमें भी तो तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस रहे हैं पहले, जया प्रदा रही हैं। मतलब पहले थे ना, अब नहीं ना कोई है। अब नहीं है। अच्छा, ये हमको ओवैसी जी मिले थे दिल्ली में। हाँ बिल्कुल। बड़े नाराज हैं आपसे। बिल्कुल स्वाभाविक है, नाराजगी होगी। तो पहले क्या बात हुई थी, कहाँ बिगड़ गई? नहीं, देखिए, बात हमारी हुई थी, हमने सबसे मिल करके, हमारा प्रयास था कि हम एक मोर्चा खड़ा करें। आप, शिवपाल जी, हाँ, ओवैसी जी। बिल्कुल, हाँ। सबके यहाँ जी। मेरा प्रयास था कि सभी लोग मिलकर के एक मोर्चा खड़ा करें विकल्प के रूप में, कि सपा, बसपा, भाजपा के विकल्प बने हम लोग। उसमें हम लोगों ने पहल भी शुरू किया। लास्ट में ये तय हुआ, आपने देखा होगा कि जब शिवपाल जी के घर बैठक हुई, मैं था, शिवपाल जी थे, चंद्रशेखर जी थे और ओवैसी जी थे। ठीक बात है। वहाँ ये तय हुआ कि 10 तारीख तक शिवपाल जी अखिलेश जी से मिल करके इस गठबंधन के साथ समझौता करावें। हाँ। 10 तारीख तक नहीं हो पाया। 2 दिन बाद मैं फिर शिवपाल जी से मिला। अब क्या होगा? कहें आप पहल करो। क्योंकि हम तो जाते हैं तो ऑन स्पॉट फैसला ले लेते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल एक्शन हीरो वाला डायलॉग है। हाँ। तो कहें कि चलो, हम चलेंगे तो आप कहें हम भी आएंगे धीरे धीरे। तो हम कहे और लोग कहें सबको ले आया जाएगा। हमने कहा शर्त यही होगी, हम जा रहे हैं, हम तो फाइनल करेंगे, लेकिन शर्त यही होगी कि कोई ज़्यादा सीट न मांगे। हमने उदाहरण दिया कि 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि हम 100 सीट लड़के एक भी न जीतें और हम 10 लड़ करके अगर 10 जीत जाएं तो ये हमारे लिए बेहतर है। शिवपाल जी ने कहा बहुत अच्छा सुझाव, आप जाओ, हम और बात करेंगे, और पहले आप चलो। इस बातचीत में ओवैसी जी मौजूद? बिल्कुल मौजूद थे। पूछिएगा फिर पूछिएगा उनसे कि ये वो राजभर गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। वो तो ये बोले ये बात हुआ, फिर जाके आप फोटो खिंचा लिए, एक तरफा ऐलान कर दिए। बता तो रहा हूँ, मैंने शिवपाल जी से कहा कि मैं जाऊंगा तो ऑन स्पॉट फैसला लूंगा। तो कहा चलो आप चलो, उसके बाद तो हम लोग सब लोग आएंगे। तो हमको तो शिवपाल जी वहां पहुंचा दिए। फिर हमको भी चिंता बढ़ी कि शिवपाल जी अभी आए नहीं। फिर मैंने अखिलेश जी से कहा कि क्या हुआ चाचा का? कहाँ घबराओ नहीं, हो जाएगा। फिर चाचा आज मैंने अपने आँख के सामने देखा, सुन रहा था। आज आप लोगों की मीटिंग थी, चाचा भी बैठे थे, उनके पुत्र भी थे। तो आज जो मैंने देखा, तो हमारा प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक मोर्चे में रहें। लेकिन जब गठबंधन की पहल शुरू हो गई, मतलब जब मैं प्रयास शुरू कर दिया, हो गया वहाँ, तो फिर सीटों की डिमांड लोगों की बढ़ने लगी। लोगों की मतलब ओवैसी जी की? हाँ, मोर्चे में जितने लोग थे तो हमने सबसे हमने कहा। कितनी मांग रहे थे वो?
आप तो सुना नहीं कि 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो अब है। आपके जरिए कितने की खबर भिजवाई थी उन्होंने अखिलेश को? 26 की। हमारा मोबाइल उधर, हम दिखा देंगे आपको। अरे नहीं, आपके कहे का मान है, आपने 26 कहा। सूची जो मेरे पास आई 26 की, अखिलेश जी को मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि देखो इसमें से हम 5-6 सीट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ओवैसी किसी पार्टी को? हाँ हाँ। तो आपने ये कम्युनिकेट कर दिया उनको? उस समय अखिलेश जी को जरूरत थी, उस समय सबकी अखिलेश जी को जरूरत थी, वो एग्री हो गए। तो जब इस बात को उधर मैसेज कन्वे किया उनके प्रदेश अध्यक्ष को, तो उन्होंने कहा कि नहीं इतना क्या कम। शौकत अली शौकत, हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं इतनी सीट पर कैसे होगा। हाँ। भाई तब अब आप लोग बात करो, अब हम बात नहीं करेंगे, हमारा संदेशा इधर उधर का पूरा हो गया। अब आप लोग चाहे नाराज हो चाहे खुश हो, भैया हम तो शिवपाल जी और आप लोगों के कहने के हिसाब से वहाँ गए। हाँ। और ये हम तो फाइनल कर लिए हैं, यही रिजल्ट है। हाँ। तो जो लोग हम कहे कि हमको कम सीट मिल रही है, हम कहे डायरेक्ट आप बात कर लो। हाँ। आप खुद बात कर लो, जो ज़्यादा ले लेना। हाँ। हमसे जो क्षमता उतना बात करके हम दिला देंगे। फिर ओवैसी जी की बात नहीं फिर हमने बात नहीं। पर आप हमें ऑन रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि एक समय था जब अखिलेश यादव अजरुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5-6 सीट देने के लिए गठबंधन में लाने के लिए राजी थे। अच्छा, ये आप कई लोगों ने ये भी कहा कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ, कौमी एकता दल के साथ बहुत सहज नहीं है, तो इसलिए आपको उसमें एक कवर की तरह लाया गया कि भाई इनके साथ कर लो, हम इनके साथ कर ले रहे, ऐसा कुछ है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को दूसरे रास्ते से लड़ा रही है। जौनपुर में चेयरमैनी का चुनाव देखा ना आपने जी? गई सीट अपना दल को, और अपना दल का प्रत्याशी ना होके धनंजय सिंह की पत्नी चेयरमैन बन गई। भाजपा ने समर्थन किया ना जी। एमएलसी ब्रिजेश सिंह को बनाई है ना भाजपा, की दूसरा कोई बनाया है जी। वो करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। आपने उनको विलय के लिए रोका था सिकबतुल्लाह अंसारी को कि पार्टी का विलय ना करो सपा में? नहीं, देखिए अब उन लोगों का विषय था। सिकबतुल्लाह अंसारी जी से इस तरह की बात आई थी कि आपने सलाह दी थी कि देखो विलय ना करो, हमने भी नहीं किया विलय। नहीं, हमने उनसे कहा जी कि जब वो सपा के समझौते की बातें तो हमसे पूछे, हम के भैया बात कर लो, अगर आप लोगों की बात बन जाती तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें हमारी बात नहीं बनी थी। अच्छा, अगर बात कर लो, अगर बन जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उन लोगों की थे कि आप रहेंगे तभी हम लोग रहेंगे, नहीं तो बगैर आपके हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते। ये फैक्ट है। पूर्वांचल की धरती पर बिना ओम प्रकाश राजभर के हम स्वतः अकेले नहीं जीत सकते, ये गारंटी है। लेकिन हम अगर अखिलेश जी के साथ खड़े हो जाएं तो अखिलेश जी जीत जाएंगे, बसपा के साथ खड़े हो जाएं तो बसपा जीत जाएगी, भाजपा के साथ खड़े हो तो भाजपा जीत जाएगी। अच्छा, इसीलिए भाजपा वाले बीच बीच में तमाम संदेशा। स्वतंत्र देव सिंह से भी आपकी कुछ मुलाकात हुई थी क्या? गए थे, बिल्कुल गए थे। क्या बात मिले थे? वैसे वही दयाशंकर सिंह वाला प्रकरण था। घूम फिर के दयाशंकर सिंह आ जाते हैं। नहीं, एमएलसी का उस समय टिकट का बंटवारा था। हाँ, तो हमसे मिले। कौन? दयाशंकर जी। कहा हमारी पैरवी कर दीजिए। हमके स्वतंत्र देव सिंह? हाँ। हमके हमारी बात सुनिए, वो पार्टी दूसर, हमारी पार्टी दूसर। हाँ। अरे कहीं मंत्री थे तो बहुत मानते थे आपको, आज भी मानते हैं, आप बात तो दीजिए। हाँ। तो हमने फोन मिलाया तो उन्होंने कहा बताइए भैया। हमके भैया दयाशंकर सिंह जी खड़े हैं। हाँ। इनका नाम सूची में भेजवा दीजिए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने वही बात कहा जो हमने दयाशंकर सिंह से कहा था। हमने कहा देखिए आपकी पत्नी मंत्री हैं, आपके नाम पर विचार नहीं हो सकता है। तो वही बात उन्होंने हमको बताई, स्वतंत्र देव जी ने। हाँ, स्वतंत्र देव जी ने। तो सब आप दयाशंकर का नेतागिरी खराब कर रहे हैं, सब बता के कि वो जो सही बात है उसी को हम बोल रहे हैं। हाँ। जो मैं कहता हूँ एकदम डंके की चोट पर, सत्य के सिवा में कुछ झूठ बोलता ही नहीं। इसी वजह से आज हम जिंदा हैं। अच्छा जी। हाँ। फिर उन्होंने शाम को हमारे यहाँ फिर घर पहुँच गए, कहें कि चलिए उनके घर मिल के बैठ के बात हो जाती जी। तो हम कहे कि, तो हमने फ़ोन मिलाया था, कहें कि भैया हम 11 बजे रात पहुँचेंगे तो फ़ोन करेंगे। हम कहे अच्छा ठीक है। तो हम कहे भैया तब अहन तो फ़ोन करब। तो खैर उन्हें आए 11:30 बजे रात फ़ोन किए। तो उस समय हमारा ड्राइवर और स्कूटर सब छोड़ दिए थे, हम अपना खा के कपड़ा वपड़ा निकाल के सोए थे। हम कहे भैया ऐसा ना सुबह में आ जाए 6 बजे, कोई ना रही। तो कल हम बड़ी सुतल, उनके ना 5 बजे उड़ जा, हम 5 बजे आ जाओ। अब दयाशंकर जी को हम लगे सुबह उठे, हम नहा धो के रेडी, टाइम 6 बजे का था।
अभी सो के उठते हैं लेट दयाशंकर जी, फ़ोन रहा साइलेंट, अब मिलाते नहीं जगे तो हम अकेले चले गए। तो गए वहाँ बैठे, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही पहुँचे, तो कहा भैया माफ़ करिए हम लेट उठे, अब भाग के आ रहे हैं। हम कहे चलिए बैठिए। तो फिर स्वतंत्र देव पटेल जी, तो हमने कहा देखिए हम आए हैं। अच्छा, आप उनको स्वतंत्र देव पटेल बोलते हैं? और कहाँ, नहीं, वो अपना नाम स्वतंत्र देव सिंह लिखते हैं। नहीं हम पटेल बोलते हैं। हाँ, पटेल समाज से हैं। हाँ, तो हमने कहा भैया देखो, आप भी पिछड़ी जाति को, हम भी पिछड़ी जाति के, ये हमको इस नाते ले आए हैं कि हमारा आपका संबंध है, चाहे पिछड़ी जाति के नाते, चाहे भाई के नाते, चाहे जो कुछ भी कह लीजिए, चाहे पार्टी के नाते, या मंत्री थे तब के। ये MLC में इनके नाम की सूची आप भेज दो। तो उन्होंने वही बात फिर दोहराई जो टेलीफोन पे कही थी कि इनकी पत्नी स्वाति सिंह तो मंत्री हैं, विधायक हैं। हम कैसे कह सकते हैं, असंभव है। हमने कहा संभव न हुआ, लिख के कागजवा में भेजे में कहा जाता, लिख दें वही कागजवा में। तो कहेंगे चलिए आप कह रहे हैं तो लिख देंगे, लेकिन होगा नहीं। हाँ, तो हमके सुन ले भैया और कुछ कहे को तो बोला। तो कहा नहीं साहब और कुछ नहीं करना। हमके फिर चाय वो पिए और बातचीत हुई, क्या चल रहा है पार्टी उटी का, अपना बातचीत हुई। फिर उसके बाद हम लोग निकले, तब तक बाहर एक जने कमरा लेके मिल गए। तो कह रहे आप, हाँ हम कहे भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए आया था, प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आखिरी बार अमित शाह की तरफ से आपको संदेश कब आया? डेली आ रहा है, हर चौथे पाँचवें छठवें संदेश आ रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि संदेश वाहक उनका नया रहा हो, लेकिन उनको मालूम हो गया कि राजभर इतने गुस्से में है हमसे कि वो नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर जी की जो सबसे बड़ी मांग है, जो मुझे समझ में आया, अध्येताओं को समझ में आया, वो ये है कि भाई जो हमारा समाज है और दूसरा पिछड़ा समाज है, तो उसको आरक्षण SC कैटेगरी में मिले, और इसको लेके मांग है, और या पिछड़ा में भी फिर वो कैटेगराइजेशन हो। ये अंततः केंद्र से सब चीज़ें, जो आपने पूरा प्रक्रिया बताई थी हमें UPA के दौरान की, कि यहाँ से अनुमोदन और फिर केंद्र से और सब चीज़ें, और अब तो कोर्ट भी स्क्रूटनी करता है। हमने महाराष्ट्र के मामले में देखा, कोर्ट नहीं कर पाता। नहीं, अगर मानकों का पालन नहीं होता है, देखिए मराठा आरक्षण में स्क्रूटनी हुई और फिर प्रोसेस लौट के पूरा करना पड़ा, है ना। तो अगर प्रोसेस पूरा नहीं तो फिर तो आपको लेकिन आखिरी में फिर केंद्र से मदद मांगनी पड़ेगी। हम केंद्र से मदद क्यों मांगेंगे? केंद्र वोट मांगने आएगा ना इन पिछड़े दलित के बीच में, तो आप सवाल की तरह पेश करेंगे। हम सरकार बना करके एक प्रपोजल 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का विधानसभा से, विधान परिषद से पास करा करके हम केंद्र को भेजेंगे, और ये पूरे उत्तर प्रदेश को बताएंगे कि देखो ये प्रस्ताव हम भेज रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, ये प्रस्ताव हम इनको भेज रहे हैं। अब ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी केंद्र की, अब गेंद उनके पाले में। हाँ, अब वो केंद्र के लोग अगर आपके बीच में आते हैं तो उनसे कहो कि पहले इसको लागू करो तब वोट मांगने आओ। एक तो ये प्रस्ताव बना के उनके पास भेजेंगे। अच्छा, दूसरा जो हम लोगों के पास पावर है, हम लोग जो कैटेगरी बनी है जातिवार जनगणना, अभी सबसे बड़ा अड़ंगा जो है वो जातिवार जनगणना, कास्ट सेंसस नहीं हो रही है। हाँ, तो अभी जैसे कि कोई भी जाति मानने को तैयार नहीं कि हमारा इतना परसेंटेज, सबका सब लोग कहते हैं, सब अपना परसेंटेज बढ़ा के बताते हैं, सही बताते हैं। हाँ, जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं, जो जातियां, हाँ, वो जैसे अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, आरक का, खंघार का, प्रजापति का, पाल का, बिंद का, निषाद का, केवट का, मल्लाह का, नाई का, गुण का, लोहार का, पासवान का, धोबी का, धरिकार का, जुल्हा का, धुनिया का, अंसारी का, साई का, दर्जी का, फकीर का, इन सबके वोट को चालाक जातियां जो राजनीति में आ गई हैं, इस सबका अपना वोट जोड़ लेते हैं, इनकी गिनती नहीं है। अब जैसे अगर प्रदेश के परिदृश्य पर आप देखें तो ब्राह्मण की गिनती है, राजपूत की गिनती है, भूमिहार की गिनती है, यादव की गिनती है, मुसलमान की गिनती है, मौर्य की गिनती है, पटेल की गिनती है, जाट की गिनती है, मतलब बैकवर्ड में जाट, लोध, हाँ, जाट और लोध की गिनती है। अब उसके बाद बताइए 10 जातियों के अलावा, 9-10 जातियों के अलावा जो संख्या में कम है, 96 कम नहीं है इनकी तुलना में, उनकी तुलना में ज्यादा हैं, सब मिला के उनकी तुलना में ये ज्यादा हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये उभर नहीं पाए। एकता का अभाव, एकता का अभाव है। अब इनमें जैसे कि एक 2-2 पार्टियों ने लोडर पकड़ लिया,
राजभर को पकड़ लिया, प्रजापति को, पाल को, चौहान को, वर्गवंशी को, बंजारा को, बहेलिया को, खंघार को पकड़ लिया। अब उन्हीं के सहारे वोट वहाँ चला जाता है पार्टियों को, तो कहाँ से गिनती होगी? ये एकता की देखिए बात हो रही है। केशव देव मौर्य से हमने पूछा, क्योंकि उन्होंने आपके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, तो वो फिर से बोले हम पसंद नहीं करते हैं उनको। देखिए क्या है खटका आप लोगों नहीं, का? देखिए स्वाभाविक है, राजनीति में जब कोई व्यक्ति उभरता है तो पसंद बहुत लोगों को नहीं आता है, ये सही बात है, मानते हैं। जब कांसीराम जी उत्तर प्रदेश में आए, जब वो बढ़ने लगे तो किसी पार्टी को पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन कांसीराम जी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। वो गुलामों को गुलामी का एहसास कराते गए और गुलाम लोग अपनी जकड़ी हुई जंजीर को तोड़ने के लिए छटपटाते रहे और कांसीराम जी के पीछे पीछे लगे रहे। कभी ऐसा लगता है बसपा में बना रहता तो और कुछ हो जाता? नहीं, कुछ नहीं हो पाता। आज जिस मुकाम पे हैं, हाँ, बड़े बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं अपनी छत पे। आज अरे मजे की बात बताइए। हाँ, मंत्री था तो मायावती जी का फोन आया। अब बताइए, अगर हम उनकी पार्टी में होते तो फोन आता? क्या बोली फोन पे? वो राज्यसभा का चुनाव जब था, हाँ, तो फोन आया, क्या राजभर, क्या हाल चाल है? हमके ठीक है बहन जी, बताएं। कहें कि कहाँ हो? हम के हैं तो हैं आवास पे अपने। क्या मुलाकात हो सकती है? हमके हो जाएगी। कहीं आ जाओ। चला गया, मिले तो उन्होंने अपना ऑफर रखा। क्या ऑफर था? कि हमको एक कोर्ट की ज़रूरत है। हमने कहा बहन जी दुर्भाग्य है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, मेरे पास 4 वोट है, चारों बीजेपी को उड़ जाएगा। पर इल्ज़ाम लगा एक क्रॉस वोटिंग का। वो देखिए, लगे अलग बात है, तो बात की बात है, लगा होगा, लेकिन स्थिति की हमारा प्रयास, हम जहाँ रहते हैं, हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा, हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा। हम तो कोशिश किए कि चारों वोट वहाँ पोल लो। अब क्रॉस वोट किया तो उसकी सजा तो वो पाएगा। ये हमने जनता से भी पूछा कि ओम प्रकाश राजभर जी से कोई सवाल हो, तो 2 सवाल आए हैं कू ऐप पर। एक ऋषभ का सवाल है कि राजभर जी का बयान भी है कि बीजेपी के दर्जनों मंत्री और विधायक उनके संपर्क में हैं, ठीक है, और वो दावा कर रहे हैं कि यूपी के संग्राम में वो अखिलेश को राजपद दिला सकते हैं आप। तो क्या अखिलेश की ताजपोशी से राजभर जी की पार्टी का बुनियादी उद्देश्य पूरा हो जाएगा? वो गठबंधन में अपनी पार्टी को कितना अहम मानते हैं? क्या वो सोच रहे हैं कि वो किंग मेकर हो जाएंगे? देखिए, पहला सवाल जो आपका है, ये जनता का सवाल है, जनता की तरफ से जो पहला सवाल है वो क्या है? ऋषभ का यही सवाल कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश की ताजपोशी से आपकी पार्टी, उसके पहले वाला है सवाल कि दर्जनों मंत्री और विधायक संपर्क में है। मैं दो महीने से कह रहा हूँ। आपने कल भी देखा एक विकेट गिरा, स्वामी प्रसाद मौर्य, आज भी विकेट गिरा, दारा सिंह चौहान, अब कल भी एक विकेट गिरेगा। कल कौन सा गिरवा रहे हैं? हम नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे ना, वो राजभवन की प्रेस विज्ञप्ति से पता चलेगा। वहीं से प्रेस विज्ञप्ति से आपको आता रहेगा। 20 तारीख तक इनके विकेट गिराएंगे। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को तो हम वैसे ही टिकट नहीं दे रहे थे। वो तो ऐसा ही कहवा करेंगे, तो काहे छटपटा रहे हैं? क्यों जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भाई रोको, समझाओ, उनको बताओ, ऐसा ना करें? क्यों टिकट नहीं दे रहे तो समझाएंगे कैसे? जो प्रश्न करता है साथी। जी। तो आप कह रहे हैं मेरी पहली बात सही साबित हुई? प्रमाण है आपके सामने, प्रमाण है जी। क्योंकि हम कोई भी बात कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं। दूसरा सवाल साथी का जो है, अखिलेश जी की ताजपोशी के बाद ओम प्रकाश राजभर, हम सीमित संसाधन वाले हैं, सरकार बना करके हम लोग अपनी पार्टी को और बृहद फैलाने में अखिलेश जी का सहयोग लेंगे, उनसे संसाधन लेंगे। हाँ, ये इल्जाम भी लगाते हैं विरोधी कि आप संसाधन बहुत मांगते हैं जिस बड़ी पार्टी से। नहीं, भाजपा बता दे। हाँ। हम तो चुनौती देता हूं, बैठा दीजिए अमित शाह को, बंसल को बैठा दीजिए। हाँ। बड़ी रैली किया था 9 जुलाई 2016 को, 1 रुपया दिए हो तो राजनीति छोड़ दूंगा, और जो कहता है उसके बाद विधानसभा चुनाव में बता दें। ये शर्म इनको लगती है कि हम 2-3 हम लोग पार्टी के नेता, पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे। इनको चाहिए था कि भाई तुम लो 2 करोड़ रुपया, तुम लोग चुनाव लड़ो, और ये लोग तमाशा मचा रहे थे। हमको दिए के लिए
25 लाख रुपया भेजवाए, हमको भेजवा दो वहीं, उनको दे दो, कद रखे, हमको नहीं चाहिए। आपको जहूराबाद के लिए 25 लाख भिजवाए थे? 25 लाख में चुनाव लड़ो, हम कह रखो तुम, हमको नहीं चाहिए इस पैसा तुम्हारा, भेजवा दिया पैसा के बाद। तुम लोग इतने निकम्मे हो, इतने मुर्दा हो। इसी से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से जो कहता है उन्हें आवे कोई सामने। उतनी बड़ी रैली किया, कम से कम नहीं कुछ तो 70-75 लाख रुपया खर्चा हुआ सब चंदा मांग 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 करके हमने गाड़ी घोड़ा सब कुछ किया था। ये क्या बतियाएंगे, हम ऐसे ही थोड़ा बोलते हैं। आज जो साथी का सवाल है किंग मेकर की, हम नहीं कह रहे हैं, हमारा जो साथी सवाल किया है, आज उत्तर प्रदेश में जिस दिन से मैं अखिलेश जी के साथ खड़ा हूं, उस दिन से पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश में सब लोग ये मानने लगे कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल ओम प्रकाश राजभर करा देगा। अच्छा, दूसरा सवाल शालिनी का ही आखिरी सवाल है इस इंटरव्यू का। उन्होंने पूछा है कि राजभर जी किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन को लंबे समय तक बनाकर क्यों नहीं रख पाते हैं? हालांकि आपने इसका जवाब पहले भी दिया, पर चूंकि सवाल पूछा है देखिए जी, गठबंधन जो होता है एक चुनाव के लिए होता है, लंबे चुनाव के लिए नहीं होता है। तो ये वाला आपका अखिलेश यादव के साथ 2022 के लिए 17 के चुनाव में, पहले तो हम 24 की हम बात क्यों करें, ठीक बात है। अभी हम 17 में चुनाव लड़के हम अपनी सीट ले लें, वो अपनी सीट 22 ले का लें, चुनाव 22 का चुनाव लड़के हम लोग पहले सरकार बना लें, उसके बाद ना 24 की बात आएगी, तो फिर 24 अभी से आगे आगे का क्या? हम पता लगा कि अभी पता नहीं, अभी 22 नहीं बीता तो 24 का सोचने लगे। जमघट में ये बातचीत यहीं पर रुकेगी। आपको सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के वक्तव्य, उनके द्वारा दिए गए जो पॉलिटिकल एनेक्डोट्स हैं, थ्योरीज हैं, वो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जमघट में हम लगातार सत्ता के दावेदारों से आपके हिस्से के सवाल करते रहेंगे। राजभर जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।